चलिए भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज चर्चा करेंगे प्रॉफिट लॉस डे 7 पर, है ना। डे 6 तक हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशंस और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लैंग्वेज को समझना सीख लिया था। उस पर हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे, डिस्काउंट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस भी चल रहे थे, कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझा दिए गए थे। आज का जो सेशन रहने वाला है मेरे भाई, आज का सेशन थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज आप लोग प्रॉफिट लॉस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट कवर करने, है ना। कॉन्सेप्ट का नाम मैं बता दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रॉफिट लॉस से जब सवाल आता है आपसे सेम सीपी या सेम एसपी पर बेस्ड क्वेश्चन। अब एक बात समझना, ये जो सेम सीपी और सेम एसपी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट चलता था आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले तक। तब तक कहानी सिर्फ इतनी थी कि एग्जामिनर आपसे पूछता था कि एक आदमी ने 2 वस्तुएं सेम सीपी पर खरीदी, एक ही क्रय मूल्य पर खरीदी। एक वस्तु को उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा, दूसरी वस्तु को उसने 20% के लॉस पर बेचा है। बताइए क्या हुआ। अब तुरंत लगाते थे, बोले सर 5% का लॉस निकले। आसान सवाल लग जाएगा। दूसरा सवाल निकल के आता था, बोले एक आदमी ने 2 वस्तुएं सेम विक्रय मूल्य पर बेची। पहले क्रय मूल्य था, इस बार विक्रय मूल्य। एक आदमी ने 2 वस्तुएं सेम विक्रय मूल्य पर बेची। पहली वस्तु पर 10% का घाटा हुआ, दूसरी पर 10% का फायदा हुआ। बताइए क्या होगा। तो आप फॉर्मूला लगाते थे x² अपॉन 100% का लॉस होगा गुरुदेव, मतलब 1% का घाटा हो गया उस प्राणी को। तो यहां तक की कहानी आज से 5-6 साल पहले तक अच्छी लगती थी। अब एग्जामिनर ने हरकतें करना शुरू करी, उसने एक नया टाइप एड ऑन किया। नया टाइप एड ऑन कौन से किया? बोले सर विक्रय मूल्य तो बराबर रहेगा, लेकिन ये प्रॉफिट लॉस जो सेम चलता है ना, ये नहीं चलेगा। नहीं तो ये बच्चे खुरापाती है, x² अपॉन 100 लगा के निकल जाते हैं। तो फिर क्या करें? बोले अब बोलेंगे कि एक आदमी ने 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची। पहली वाली को 20% के फायदे पर बेचा, दूसरी वाली को 10% के घाटे पर बेचा। फंस गए तुम। सही बात या नहीं? अब यहां पर जाकर के थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती, बट तुम लोगों ने इसका भी कोई सोल्यूशन निकाल लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, सवाल लगाने लग रहे। अब समझो 2 साल पहले से एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। इस बार उन्होंने रिलेशन बिल्डिंग अप्लाई कर। रिलेशन बिल्डिंग कैसा? आपको सवाल में ऐसा दिया जाएगा कि 2 वस्तुएं बेची जा रही हैं, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पहली वस्तु के विक्रय मूल्य का दुगना है। अब यहां पर रिलेशन लगेगा, यहां पर रेशियो लगेगा। इस सवाल का कोई कॉन्सेप्ट, सॉरी, इस सवाल की कोई शॉर्ट ट्रिक तुम्हें पूरी मार्केट में मिलेगी ही नहीं, क्योंकि यह सवाल कॉन्सेप्ट के अलावा लगाया ही नहीं जा सकता। आप अगर सोचो, बोले नहीं इसमें तो जादू दिख जाएगा, नहीं भैया, दिन में तारे दिख जाएंगे अगर जादू लगाने के चक्कर में रहे। ये सवाल सिर्फ कॉन्सेप्ट से लगेगा, ये सवाल सिर्फ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग से लगेगा। अब इन दोनों चीजों पे तुम लोग पिछले 6 दिन से काम कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम में से किसी को भी कोई समस्या नहीं आएगी। और अभी तो प्रॉफिट लॉस के आधे लेवल पे पहुंचे, अभी तो प्रॉफिट लॉस और ऊपर जाना है, 5-6 दिन और चलेगा। दैट मीन्स ये सारे सवाल आप लोग लगा सकते हो। एक बार हम लोग क्या करेंगे, इनके पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, ठीक है, जितना भी टाइम लगेगा। आज के सेशन में लगभग 35 क्वेश्चंस हैं, है ना। उनमें से कुछ सवाल आपके ऐसे हैं जो आप लोग पिछले दिनों में सीख चुके हो, उनकी छोटी सी एक प्रैक्टिस है, जिससे कि वो सारे कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में स्टोर रहे। भूलक्कड़ बहुत ज्यादा बड़े वाले हो ना, तो वो दिमाग में रहने भी चाहिए। तो छोटी सी एक प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग 4-6 सवालों की। उसके बाद में फिर हम लोग इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने तरीके के सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों पर डिस्कशन। जब ये सारे सवाल आपके डिस्कस हो चुके होंगे तो आपको फिर कहीं पर भी कोई भी डाउट, कोई क्वेरी रह नहीं जाएगी। बाकी रह जाएगी तो आपको पता ही करना क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट आज के सेशन में क्लियर हो। सेशन आज का थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि अगर इस सेशन को बीच में हमने ड्रॉप किया तो समझ लो पूरे दिन की मेहनत हमारी बेकार हो सकती है। तो इसलिए सेशन भले ही जितना भी लंबा जाए, 2 घंटे 2.5 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ, आज का सेशन बोर्ड पर जितने भी सवाल हैं वो सब आपको कंप्लीट करने ही हैं, इसके अलावा आपके पास रास्ता है नहीं, ठीक है। कार्यक्रम शुरू करते हैं फिर मेरे भाई। आज का सेशन, आज का पहला सवाल आपके सामने, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप पहले कर चुके हो। इन सभी सवालों को बड़ी आसानी से लगा सकते हो कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसने किसी वस्तु का, किसी आर्टिकल का प्राइस जो है 1800 रुपए मार्क किया हुआ है। डीलर को उसने 15% का डिस्काउंट दिया कि भैया हम तुम्हें 15% के डिस्काउंट पर दे देंगे, लेकिन अगर डीलर कैश पेमेंट कर रहा है तो उसको 8% का एक और डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। ये बातें कुछ रही।
तो फिर आपसे पूछा गया कि डीलर ने उसको कितना पे किया है। इजी सवाल है, सक्सेस टू डिस्काउंट का क्वेश्चन है, इजीली लग जाएगा, सभी लोग लगाओ। क्या करना रहेगा इस सवाल में, आपको यहां पर दे रखा है कि 1800 रुपए उसका मार्क्ड प्राइस था, पहला डिस्काउंट 15% का लगा है मेरे भाई, इसका मतलब 85% में बेची गई होगी वो वस्तु। फिर एक दूसरा डिस्काउंट 8% का लग गया, तो इसका मतलब 92% में बेच दी गई होगी। ये उसका सेलिंग प्राइस रहा, बस यही कैलकुलेट करना है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगनी है। 2 0 से 2 0 खत्म हुई सबसे पहला काम। फिर हमने इसे कैंसिल किया, 17 से 17 15 85, 5 बार गया। इसको 2 से कैंसिल कर दिया, 46 दूनी 92 और 1 0 हमारी खत्म। राइट, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसी को भी कर लो यार। यहां पर 18 लिखा रहने दो और अपॉन में ये 10 लिखा, इंटू 17 से मल्टीप्लाई, 17 छिक्का 102 हासिल 10, 17 चौको 68 और 10 78 क्या। अब 18 से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, यहां पर हमें यूनिट डिजिट या फिर हम मल्टीपल फैक्टर या डिजिटल सम वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। रीजन उन्होंने आपसे साफ साफ बोल के रखा हुआ है कि भाई हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। और आपको पता है कि जो भी आपके कैलकुलेशन के जो अप्रोचेस होते हैं ना, यूनिट डिजिट, आप कहते हैं ना सर जी आखिरी का अंक देख लो, 8 दूनी 16, आखिरी का अंक कितना आएगा, बोले 6 आएगा, नहीं लगेगा, है ना। यहां पर हम लोग मल्टीपल चेक कर लो, बोले सर 9 का मल्टीपल देख लो, नहीं लगेगा। डिजिटल सम नहीं लगेगा, रीजन उन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमेशा कहां लगते हैं, जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी। आज समझ में आई, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, बोले सर मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 18 दूनी 36 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगी, 18 अट्ठे 144 और 3 147 हो जाएगा, हासिल 14 हो जाएगी, 18 सत्ते 126 हो जाएगा और उसके बाद में 14 तुम्हारी हासिल की थी तो 140 हो जाएगा। तो यहां पर कुछ कहानी इस तरीके से बनी और एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1407.8, 1407.6 मतलब 1408 रुपये अप्रोक्सीमेटली पहुंचेगा। ऑप्शन ए कि भैया वो जो डीलर है वो मैन्युफैक्चरर को 1408 रुपये पे करेगा उस सामान का और सामान लेके निकल लेगा। सिंपल बेसिक था, सक्सेसिव डिस्काउंट बहुत प्रैक्टिस कर चुके इसकी। इस सवाल को देखो, ये थोड़ा सा बेहतर है, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना है, बाकी सवाल में कुछ नहीं। डेनियल एक गिफ्ट की दुकान पर गिफ्ट खरीदने गया, दुकानदार ने उससे कहा कि ऑनलाइन भुगतान करने पर टैक्स पे करो, कि भैया अगर तुम ऑनलाइन पेमेंट करोगे, जो कि आजकल सब जगह चलता है, पेटीएम फोन पे, है ना, बोले अगर ऑनलाइन करोगे तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, वो हम आप ही से वसूल करेंगे, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हो। बोले ओके। अच्छा, अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो आपको 1100 रुपए का मैं डिस्काउंट दे दूंगा, कैश पेमेंट करोगे तो 1100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपसे ये बोला गया कि अगर उस गिफ्ट का जो कॉस्ट प्राइस था वो 6000 रुपए है, नकद भुगतान करने पर उसने 1380 रुपए बचा ली। अब यहां पर है लैंग्वेज की ट्विस्टिंग, समझो यार, बहुत डीप मीनिंग उन्होंने बोला है, समझना पड़ेगा आपको। बात कुछ ऐसी रही थी कि इस वस्तु का जो प्राइस था वो 6000 रुपए का था। अब पे करने के उसके पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से, समझना बात को गहराई से। उसके पास 2 तरीके मेरे भाई, एक ये है, या तो वो कैश पेमेंट करे, राइट, या फिर वो ऑनलाइन पेमेंट करे। 2 ही तरीके हैं, 2 ही मेथड है, या तो वो कैश पेमेंट कर ले या फिर वो ऑनलाइन पेमेंट कर ले, 2 के अलावा तीसरा नहीं होगा, राइट। अच्छा, अब देखो समझिएगा बात को। यहां से जब इन्होंने हमसे बोला कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, दैट मीन्स ये प्राइस जो रहेगा ये 6000 से ज्यादा रहने वाला है। बोलो हाँ, ये जो भी प्राइस रहेगा मुझे नहीं पता है, बट ये 6000 से कुछ ज्यादा रहने वाला है क्योंकि इस पर टैक्स भी लगा है। और अगर वो कैश पेमेंट कर रहे हैं तो उसको 11% का डिस्काउंट मिल जा रहा है, 11% का डिस्काउंट मिल गया। अगर मैं 11% का छूट निकालूं यहां से तो मेरे भाई 660 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कैश में अगर इसे पेमेंट करने की जरूरत पड़ती मेरे भाई, तो इसे कितना करना पड़ता, आप कहते बोले सर 5340 रुपए, 6000 में से 660 रुपए को घटा दीजिएगा, 5340 रुपए से पे करने को। अब एक बात समझना, अगर ये ऑनलाइन पे कर रहा होता तो जो भी अमाउंट इसको देना था, लेकिन इस चालाक प्राणी ने 5340 रुपए कैश में दे दिए और बचत कितने की कर ली। तो आप कहोगे बोले सर बचत करिए 1380 की, इसका मतलब इस प्राइस से इस प्राइस की डिस्टेंस कितनी थी, बोले सर 1380 रुपए। कितनी थी, 1300। वही तो बचा है ना कि भैया तुम कैश पेमेंट कर रहे तो जो भी यहां पर प्राइस रहने वाला था वो अपने यहां पर करने वाले थे, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उसकी बजाय ये वाला प्राइस दे दिया।
1380 रुपए बचा है। तो यार एक्चुअल में यहां पर प्राइस होना कितना चाहिए था वो अगर देखा जाए तो इसमें आप 1380 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा मेरे भाई 0, 8 4 12 की हासिल 1 लग जाएगी और 3 3 6 और 1 7 और यहां पर ये हो जाएगा 6। मतलब 6720 रुपए तुम्हें पे करने पड़ते अगर तुम ऑनलाइन पे कर रहे थे, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने कैश में पेमेंट कर दी और तुम्हें पेमेंट करना पड़ा फिर से 5340 रुपए का और तुमने 1380 रुपए बचा लिए। ये 6000 का कोई मतलब नहीं है तुम्हारी परचेजिंग में, राइट। ये 6000 का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें खरीदने के लिए सिर्फ दुकानदार ने 2 प्राइस ऑफर करे हैं। फर्स्ट वन 6720, सेकेंड वन 5340, तुम जिस पे भी खरीदो। तो तुमने क्या किया, तुमने इस प्राइस पे ना खरीद के तुमने इस प्राइस पे खरीदा और 1380 की बचत करी। ये सवाल की लैंग्वेज थी। मैंने क्या बोला, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। इतना बेहतर तरीके से लैंग्वेज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। बात समझ में आई ना कि लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी बन गई है। हर चीज को वो डिटेल्ड में एलाबोरेट करके नहीं देंगे, कुछ चीजें तुम्हें अपने तरीके से भी सोचनी पड़ेंगी। तो इनका कहने का मतलब यार ये है कि ये जो 6720 हुआ ये प्रभु ऐसे तो हुआ नहीं होगा। बोले नहीं, कैसे हुआ? बोले सर टैक्स लगा था इसमें। क्या हुआ था? बोले टैक्स लगा था। टैक्स लगने की वजह से ये 6000 से 6720 हो गया। तो कितना टैक्स लग गया? आप कहोगे सर यहां से अगर टैक्स निकाल रहे हैं, टैक्स परसेंटेज, तो आप कहेंगे बोले सर 720 रुपए टैक्स लगा है 6000 रुपए की वस्तु के ऊपर, इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व करने पर मेरे भाई 12 छंग 72, 12% टैक्स लगा। कितना टैक्स लग रहा था? 12%। ऑप्शन सेकंड करें। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अच्छा एक काम करते हैं, कुछ डाउट पे भी बच्चों ने सवाल भेजे तो मैं एक बार जरा उनको भी देख लेता हूं, है ना। डाउट वाले क्वेश्चन भी आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं, बच्चों के क्लियर भी हो जाएंगे और चीजें भी। चलो भाई, तो डाउट सवालों को कुछ सवाल हैं आप लोगों के, ये देख लेते हैं। मैंने क्लियर कर दिया था ग्रुप पे भी, बट स्टिल कुछ बच्चों के डाउट ऐसे हैं, बोले सर बोर्ड पे भी समझा दो। चलो भाई प्रभु करते हैं कुछ प्रबंध। लास्ट लाइन समझ में नहीं आई, 16000 वाला कौन सा है? ये है। चलो भाई समझ लो, डाउट क्वेश्चन है, डाउट क्वेश्चन 1 आज का। तो एक सवाल इन्होंने भेजा है, रमेश अपनी मासिक आय का 40% फूड पर खर्च कर रहा है, 40% फूड पर खर्च कर लिया, 12% इसने एंटरटेनमेंट पर खर्चा किया, 18% मकान के किराए पर खर्चा किया और 5% इसने कन्वेंस पर खर्चा। तो अभी बीच में कहीं पर रिमेनिंग वर्ड तो नहीं आया, तो आपको पता है इन सभी को क्या करना है, एक साथ ही कैलकुलेट कर लेना रहेगा, क्योंकि रिमेनिंग होता तब फिर हम रिमेनिंग पे पहुंचते, लेकिन अभी तो एक साथ ही कैलकुलेट करना है सबको, एक साथ ही उन्होंने खर्च कर लिया। तो यहां से अभी तक इसका अगर मैं खर्च निकालू मेरे भाई, समझिएगा जरा, अगर मैं यहां तक खर्च निकालू तो 40% उसने किया है फूड पर खर्च, उसके बाद में 18% किया इसने मकान के रेंट पर खर्च, फिर 12% इसने एंटरटेनमेंट पर खर्चा कर लिया और 5% इसने कन्वेंस पर खर्चा कर लिया। 18 12 30 40 70 और 5 75, 75% उसने अपनी सैलरी का खर्चा कर लिया। 75% उसने अपनी सैलरी का खर्चा कर लिया। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद आपसे बोला गया है, बट ड्यू टू अ फैमिली फंक्शन ही हैज टू बोरो ₹16,000 फ्रॉम अ मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंस ऑफ 20,000। अब क्या सीन हुआ, ये तो उसकी सैलरी का पूरा हिसाब किताब था जो उसे खर्चा करना था। अब फैमिली में पड़ गया एक फंक्शन और उस फंक्शन में इन्हें एक्सपेंस करने की जरूरत पड़ी 20,000 रुपए। ये पहले से ही बजट फिक्स था फंक्शन का कि भैया तुम्हें 20,000 रुपए का खर्चा करना है। बोले ठीक है कर लेंगे। अब जेब में तो उतना पैसा है नहीं, तो इन्होंने क्या करना पड़ा, इन्हें करने की जरूरत पड़ी। बोले सर 16,000 रुपए इन्हें एक लेंडर से उधार लेने पड़े। इन्होंने 16,000 रुपए उधार लिए, तब जाके ये 20,000 के खर्चे की भरपाई कर पाए जो वो फैमिली फंक्शन में होना था इनका। इसका मतलब ये हुआ कि जब इन्हें सैलरी मिली, इनने अपना खर्चा कर लिया पूरा। खर्चा पूरा करने के बाद में इनकी जेब में सिर्फ 4,000 रुपए पड़े थे। फिर इन्हें याद आया, बोले हमें तो 20,000 का फंक्शन में भी खर्चा करना है, तो इन्होंने 16,000 रुपए एक उधार देने वाले बंदे से उधार ले लिया। यही चीज रही होगी। यहां तक रिजल्ट क्या आया आपकी पूरी कैलकुलेशन का? बोले सर यहां से अगर देखा जाए परसेंटेज में तो 25% अभी उसके पास पैसा बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 25% बचा हुआ है, जबकि अमाउंट के अकॉर्डिंग उसके पास सिर्फ 4,000 बचे थे। तभी तो उसने 20,000 के खर्च को कंप्लीट करने के लिए 16,000 उधार लिए थे।
तो 25% तुम्हारे हिसाब से पैसा बचा और सवाल के हिसाब से 4000 बच रहा है। तो आपसे पूछा गया उसकी सैलरी बताइए, तो 100% मेरे भाई पूछा गया था, दैट इज इक्वल टू 16,000। उसकी सैलरी 16,000 रुपये थी, उसने 12,000 रुपये पहले खर्च कर लिए, उसके पास 4,000 रुपये बचे, लेकिन फैमिली फंक्शन था, 20,000 खर्चा करना था, तो 16,000 उसने कहीं से उधार ले लिए। ये कहानी थी इस सवाल की। उम्मीद करते हैं ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा सभी। ठीक है, एक डाउट और पिक कर लेता हूं, एक डाउट और भेजा गया था। चलिए, एक सवाल भेजा गया है, डाउट में है, यहां पर ये सवाल दिया गया कि किसी वस्तु का जो एमआरपी है, मार्क्ड प्राइस है, वो उसके सीपी से 25% ज्यादा है। इन्होंने बोला यदि इसे 6.4% के प्रॉफिट के साथ 450 रुपए में बेचा जाए तो डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया गया। सवाल कुछ ऐसा है कि एक वस्तु का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस जो है वो उस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। तो मेरे भाई मैं यहां से ये कर सकता हूं कि अगर मैंने सीपी को 100 माना तो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा 125। ये तो हमारा हिसाब किताब चल रहा है। सवाल ने हमसे ये बोला हुआ है, यहां पर मैं इधर साइड लिख देता हूं, सवाल ने आपसे ये बोला है कि जब हम इस वस्तु को 450 रुपए में बेच रहे हैं, 450 रुपए में बेचने पर हमें 6.4% प्रॉफिट हो रहा है, 6.4% प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे इन्होंने ये पूछा है कि डिस्काउंट परसेंटेज बताइए, ये आपका सेलिंग प्राइस। तो मैंने यहां पर आपसे एक चर्चा की भी थी, बहुत सिखा भी चुका हूं इस मामले में, कि कई बार सवाल में क्या होगा, पूरी कैलकुलेशन कहां पर कराएंगे, परसेंटेज पर कराएंगे, और एग्जैक्ट वैल्यू जरूर देके रखेंगे। जैसे इसमें इन्होंने 450 रुपए देके रखा हुआ है, तो वो सिर्फ इसलिए दी जाएगी कि तुम्हारा वो टाइम किल करवा सके, बाकी इसका कोई मतलब नहीं होता है। जब पूरा सवाल ही परसेंटेज पर मूव कर रहा है कि भैया जो मार्क्ड प्राइस है वो हमने सीपी से 25% ज्यादा किया, सेलिंग प्राइस जो है वो सीपी से 6.4% ज्यादा है, क्योंकि प्रॉफिट है तो ज्यादा है, तो बताइए डिस्काउंट कितना। जब सब कुछ परसेंटेज पर मूव कर रहा है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू किसी काम की है नहीं है। अगर इसे आपने यूज कर दिया मेरे भाई, अच्छा खासा तुम्हारा टाइम किल कर जाएगी। कैसे? क्योंकि आप क्या करोगे, बोले सर अगर 100 में खरीदा तो 106.4 बराबर 450, समझ लो कैलकुलेशन की इंतहा, बैंड बच जाएगी ना। तो इसलिए हमें ऐसी जो एग्जैक्ट वैल्यू दी जाती है जिनका कोई पर्पज नहीं होता है सवाल में, हमें ये समझना होता है। और अब तो तुम लोग समझ चुके हो कि कहां पर हमें इनको यूज करना है, कहां पर यूज नहीं करना है। तो यहां पर तो ये सिंपली यूजलेस रखी ना, तो बस इसको यूज नहीं करना है मेरे भाई। यहां से मेरे भाई सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, अगर मैं निकालूं तो आपको सर 6.4% के प्रॉफिट पर बेचा है, इसका मतलब 106.4 में बेच दिया है। मैंने कहा वेरी गुड। अब यार कोई चीज 100 रुपए की थी, 125 रेट डाला, उसके बाद 106.4 में बेच दिया, तो डिस्काउंट तो मार्क्ड प्राइस पर ही लगेगा। कितना डिस्काउंट लग गया, बोले सर 125 में से अगर 106 को घटाएंगे 20 इधर जाएगा 19, मतलब 18.6 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 18.6 का डिस्काउंट दे दिया, कितने मार्क्ड प्राइस पर, बोले 125 पर, इंटू 100 कर देना, बस मेरे भाई ये था तुम्हारा डिस्काउंट परसेंटेज, और इसी को आपको फाइंड आउट करना। अब इसको कैलकुलेट तो कर जाएंगे ना, 25 से कैंसिल किया 4 बार गया, 25 से कैंसिल किया 5 बार गया, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 चौको 72 और 6 चौको 24 डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड करो, 14 पंचे 70, 14.88% का डिस्काउंट। ये हो गया तुम्हारा डिस्काउंट परसेंटेज। आंसर क्लियर है ना। तो कोई भी सवाल है उसकी लैंग्वेज को समझ लो तो बड़ा आसान रहेगा। बाकी कोई भी डाउट रहे भेज दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते, अब शुरू करें आज का सेशन। चलो भाई हेडिंग डाल लो सभी लोग, सेम सीपी और सेम एस। तो सबसे पहले सेम सीपी को समझ लेते हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय यही है, सेम सीपी। जब दो वस्तुएं खरीदी जाएंगी, है ना, समान क्रय मूल्य पर खरीदी जाए। अगर पहली वस्तु को हमने 400 रुपए में खरीदा तो दूसरी वस्तु भी हम 400 रुपए में ही खरीदेंगे। दोनों के क्रय मूल्य जो है, दोनों के जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो बराबर होनी चाहिए, राइट। तो जैसे सपोज कर लेते हैं यार, यहां पर आपको सवाल कुछ ऐसे दिया जाएगा कि दो वस्तुएं, समझना थोड़ा सा डीप लेके चलेंगे। आपसे बोला जाए दो वस्तुएं समान क्रय मूल्य पर हमने खरीदी, मेरे भाई तुम क्या मानोगे, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना, बोले सर 100 रुपए, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपए। आपसे बोला जाएगा पहली वस्तु को हमने बेचा है 15% के प्रॉफिट पर, 15% के प्रॉफिट पर, वेरी गुड।
दूसरी वस्तु के मेरे भाई मैंने बेच दिया है 20% के लॉस पर, 20% लॉस। अब आपसे पूछा जाएगा हमें ये बताइए ओवरऑल बिजनेस में क्या हुआ, कितने का हमें घाटा हुआ, कितने का फायदा हुआ। तो चलो एक काम करते हैं, यहां से थोड़ा सा डिटेल बारीकी से काम करते हैं इस पर। अगर यार कोई वस्तु मैंने 15% के प्रॉफिट पर बेची है, समझना बात को, 15% के प्रॉफिट पर बेची तो कितने में मैं बेचूंगा, 115 रुपये में जब मैं 100 की खरीद के लाया हूं। ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस था, राइट, यहीं तक चीज रही। अच्छा इसी तरीके से यहां पर अगर 20% के लॉस पर बिकी है तो यहां का एसपी कितना हो जाएगा, 80 रुपए। तो अगर मैं इस पूरी जर्नी को अगर बोलूंगा आपको कि यार रिप्रेजेंट करो एक लाइन में, तो आप क्या बोलने वाले हो, बोले सर यहां से रिजल्ट ये निकलेगा कि सीपी जो था वो दो वस्तुओं का टोटल 200 रुपए था, और वहीं पर एसपी अगर मैं देखूं दोनों वस्तुओं का तो 80 और 115 195 रुपए था, 195 रुपए था। अब कोई वस्तु यार मेरे भाई तुमने 200 में खरीदी, कोई आर्टिकल कोई बिजनेस तुमने 200 रुपए में किया, वहां से अर्निंग आई 195 की, इसका मतलब तुम्हें सीधा सीधा लॉस लग रहा है। बोले हाँ, कितने का लग रहा है, 5 रुपए का। कॉस्टिंग कितने की थी, वो सामान कितने का लिया था तुमने, तो 200 रुपए का लिया था, इंटू 100 करोगे, आंसर आ जाएगा मेरे भाई 2.5% का लॉस, 2.5% लॉस। लग गया सवाल। एक काम करते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं। मैंने बोला यार तुमने 3 वस्तुएं खरीदी है, तीनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तीनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, राइट। पहली वस्तु को तुमने बेचा है मेरे भाई 10% के प्रॉफिट पे, पहली वस्तु को तुमने बेचा है 10% प्रॉफिट प्लस 10%। दूसरी वस्तु को बेचा है तुमने 20% के प्रॉफिट पर, और तीसरी को तुमने बेचा है 15% के लॉस पर। अब क्या सीन होगा, अब भी जरा बिजनेस कर लेते हैं, क्या बनेगा। तो जब आप यहां पर पहुंचे, आपने सॉल्व करना शुरू किया, बोले सर यहां पर हम इस वस्तु को बेचेंगे 10% प्रॉफिट मतलब 110 में, 20% प्रॉफिट मतलब 120 रुपए में, 15% लॉस मतलब 85 रुपए में बेचेंगे। तो ओवरऑल बिजनेस का सीन क्या बना, तो आपको सर 3 वस्तुएं हमने 300 रुपए में खरीदी थी, सीपी हमें टोटल पड़ा 300 रुपए का, राइट। वहीं पर अगर मैं एसपी की बात करूं तो एसपी हमें कितना हो रहा है, बोले सर 110 120 330, ये 230 ये बन जाएगा, 85 अगर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 315। 315 रुपए में हमने वो सामान बेच दिया, 300 रुपए में हमने खरीदा था और 315 रुपए में हमने बेच दिया। मैंने कहा बहुत अच्छे, क्या सीन बना, बोले सर प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हुआ, 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 300 की परचेज पर, टोटल सामान हमने 300 रुपए का खरीदा था, उस 300 रुपए पर हमारी कमाई 15 रुपए हुई है, तो इंटू 100 कर लेंगे तो फाइनली हमारे पास 5% का प्रॉफिट आ जाए, राइट। अब यहां पर एक आती है आपके पास अप्रोच, कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट ये तो तुम्हारा बेसिक समझा दिया हमने। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी वो बात करेंगे आपसे सेम सीपी की, क्रय मूल्य बराबर है, तो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मली कैलकुलेट कर, नॉर्मली कैलकुलेट कर, मतलब मेरे भाई सीधे एवरेज निकाल दीजिए, बात खत्म। अच्छा दूसरी चीज, इस पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स की कोई बाउंडेशन नहीं होती, ये भी नोट कर लेना, नंबर ऑफ आर्टिकल की कोई बाउंडेशन नहीं, मतलब जरूरी नहीं कि वो 2 ही सामान खरीदे, जरूरी नहीं कि वो 2 ही सामान खरीदे, वो 3 खरीदे, 4 खरीदे, 6 खरीदे, 10 खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेम सीपी दे रखा है, सिंपली एवरेज निकाल दीजिए, बात खत्म। जैसे क्या करना है, आपको एक बार बेचा 15% के प्रॉफिट पर, एक बार बेचा 20% के लॉस पर, प्लस 15 माइनस 20, टोटल कितना हुआ। अब समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या था, प्लस 15 माइनस 20 क्या बनाएगा, प्लस 15 माइनस 20। आर्टिकल कितने हैं, बोले सर 2 आर्टिकल हैं, तो 2 से डिवाइड कर, एवरेज में यही तो करते हो, नंबर ऑफ चीजों से डिवाइड करते हो, तो -5/2 मतलब माइनस का 2.5, और माइनस का 2.5 तो मैं शो कर रहा है कि 2.5% का लॉस हुआ है। तो ये सब तामझाम नहीं करना, ये सब तुम्हें समझाने के लिए करना, हमें सिर्फ इतना है। अब कर पाएंगे, जैसे एक सवाल ये है सामने, यहां पर नंबर इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भैया सेम सीपी है, ये तो सवाल में अंडरस्टूड था। तो क्या करना है, बोले सर नॉर्मली कैलकुलेट करना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकाला जाए, बोले सर एक बार है प्लस का 10,
एक बार है प्लस का 20 और एक बार है माइनस का 15, और आर्टिकल हमारे पास 3 है तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास प्लस का 15, 30 में से 15 गया और डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ जाएगा प्लस का 5%। दैट मीन्स 5% का फायदा हो जाएगा। लग गया समझ? बात समझ में? तो जब भी कभी सेम सीपी पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो अब किसी को भी कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। जैसे अगर मैं एक सवाल दूं कि एक आदमी है, उसने 4 वस्तुएं खरीदी, 4 वस्तुएं खरीदी और चारों का क्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, चारों का क्रय मूल्य बराबर है। उसने पहली वस्तु को क्या किया है, 12% के फायदे पर बेचा, 12% प्रॉफिट। दूसरी वस्तु को उसने 16% के घाटे पर बेचा, तीसरी को उसने 22% के प्रॉफिट पर बेचा, और चौथी को उसने 4% के प्रॉफिट पर बेचा। अब बताइए ओवरऑल बिजनेस में क्या हुआ उसे? तो क्या करेंगे, क्या हम वो 100 वगैरह 112 और ये 16 माइनस करके 84 निकालेंगे? बोले नहीं, सेम सीपी दे रखा है गुरुदेव, सिंपली एवरेज निकाल देंगे। हम क्या करेंगे, देखो यार 12 अगर सम भी करोगे तो प्लस 12 प्लस 4 प्लस 16 माइनस 16 खत्म हो जाएगा, तो अपने पास सिंपली बचेगा 22, और टोटल आर्टिकल है 4 हमारे पास। इसका मतलब प्लस में 5.5%, मतलब प्रॉफिट होगा हमें 5.5%। ये कर रहे हैं जब भी सेम सीपी का सवाल है। एक एग्जांपल तुम्हारे सामने रख रहा हूं, जरा देखो इसे क्या किया जाए। राइट, ये तो थोड़ा सा अलग है, मैं देख ले रहा हूं। ये लीजिए, क्या किया जाए। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 4158 रुपए। तुम्हें इस कीमत की कोई जरूरत है किसी को भी? बोले सर नहीं, सेम सीपी की बात कर दी है, हमारा एवरेज ही चलेगा। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी, मैंने बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर रुपीज ईच, क्रय मूल्य दोनों का सेम। जैसे ही हमने ये जस्टिफाई किया कि हमने यहां पर सेम सीपी लगाना है, सेम सीपी लगेगा, तो हम फिर क्या करने वाले हैं, बोले बस सर नॉर्मल एवरेज निकालेंगे। पहली वस्तु को बेचा इन्होंने 15% के हानि पर, 15% की हानि मतलब -15 पर बेचा है। बोले दूसरी वस्तु को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो दूसरी वस्तु को सपोज कर लो x पर बेचे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। यही तो करना है। इतना करने के बाद बोले ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब 0 हो जाए, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो क्या किया जाए, बोले सर 2 को उधर भेज देंगे, -15 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15, मतलब दूसरी वस्तु को 15% के प्रॉफिट पर बेच दिया जाए, बात खत्म। ऑप्शन। और ये तो तुम अब वर्बली भी कर सकते हो, इतना सब तो करने की जरूरत ही नहीं थी। बोले सर ना फायदा ना घाटा चाहिए, तो एक पर 15 रुपए का घाटा खाए तो दूसरे पर 15 रुपए कमा लो, खत्म बात है। तो ये 4158 की कोई जरूरत? बोले कुछ नहीं था सर, ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल। एक और सवाल लगा लिया जाए, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? अच्छा यहां पर ये वाला तो अलग है, ये भी सबका सेलिंग प्राइस ही चल रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर सवाल ज्यादा आते हैं, सीपी पर सवाल बहुत कम आते हैं। सीपी बहुत आसान ही होता है। तो मेरे भाई सीपी पर जो सेम सीपी वाले सवाल है वो अब आप सभी से लग जाए। अब मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेम सेलिंग प्राइस, समान विक्रय मूल्य, जब वस्तुओं को बराबर विक्रय मूल्य पर बेचा जाए। ये है आज का आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, सेम सेलिंग प्राइस। मेरे भाई ध्यान देना, यहां पर आपको 2 तरीके के 2 कैटेगरी के सवाल मिलने वाले। एक कैटेगरी क्या होगी, एक कैटेगरी स्पेशल केस रहेगा, एक कैटेगरी मेरे भाई स्पेशल केस रहने वाली है। आपको सेम एसपी तो बोला ही जाएगा, बोले विक्रय मूल्य तो बराबर ही बोला जाएगा। स्पेशल केस ये रहेगा कि एक आर्टिकल को आप x% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, एक आर्टिकल को आप x% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो और दूसरे को आप बेच रहे हो x% के लॉस पर। यही एक स्पेशल केस रहने वाला है। जब ये केस क्रिएट होगा तो आपको पता है रिजल्ट क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। रिजल्ट क्या होना है यहां पर ऐसी सिचुएशन में, बोले सर x² अपॉन 100, इतने % का लॉस क्रिएट होगा हमेशा। हमेशा कैसे क्रिएट होगा उसको भी हम समझेंगे, क्योंकि जो हमारा दूसरा फॉर्मेट है वो हमारा है जनरल केस। जनरल केस में क्या होगा, बोले सर सभी आ जाएंगे। जनरल केस में क्या होगा, बोले सर सभी आ जाएंगे, तो जब सभी आ जाएंगे तो उसमें ये वाला भी तो आएगा,
राइट तो यहां पर हम समझ लेंगे कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है, बट अभी हम लोग रिजल्ट पे फोकस करते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास ये कि जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जहां पर आपको जितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा हो उतने ही परसेंट का लॉस हो रहा हो और दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हो, तो आप सीधा बोल दोगे बोले सर x² अपॉन 100% का लॉस हो रहा है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये सवाल आपके सामने जरा एक बार पढ़ो, ये है आपका स्पेशल केस। अब जरा देखो क्या है सवाल में, इन्होंने बोला एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। तो सबसे पहले तो ये जस्टिफाई हो गया कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, सेम एसपी की वो बात कर रहे हैं। फिर आपसे बोला गया कि एक टीवी पर उसने 30% का प्रॉफिट लिया है। तो देखो जितने का प्रॉफिट ले रहे हैं दूसरे पर 30% का ही वो लॉस ले, समझ गया? ये आपका स्पेशल केस। तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट क्या निकलेगा, तो आपको पता है बोले सर रिजल्ट यहां से आ जाएगा हमारे पास x² अपॉन 100% का लॉस, x² अपॉन 100% का लॉस, ये लॉस है। तो अब x बराबर कितना है, बोले सर 30 है ना, x बराबर कितना है 30 है, तो 30 की वैल्यू अगर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900/100, 900/100, इसका मतलब 9% लॉस। मतलब इस पूरे बिजनेस को करने में उस दुकानदार को 9% का घाटा हुआ, 9% लॉस, ऑप्शन सेकंड करेक्ट लग गया। अच्छा अगर यही सवाल यहां पर यह लिखा होता कि बेचता की जगह पर अगर वो वर्ड कर देते खरीदता है, दोनों वस्तुओं को एक ही प्राइस पर खरीद रहे हैं, तो फिर बोले फिर तो सर सेम सीपी है, दोनों को +30 -30/2, आंसर 0। बोले ना प्रॉफिट ना लॉस, ऑप्शन ए करेक्ट। बात समझ ना, शब्दों में फर्क कैसे पड़ेगा ये चीजें समझना कि सेम सीपी होता तो फिर हम कैसे करते, अभी सेम एसपी दे रखा है तो हमने किस तरीके से कर। क्लियर है? एक सवाल और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? अब जैसे ये सवाल है, एक व्यक्ति ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को बेचा है 5,74,634 रुपए में। इस अमाउंट को यूज करने की जरूरत है? बोले नहीं गुरुदेव, अगर करना पड़ गया तो समझ लो दिन में माता आएंगी सबको। ये प्राइस ऐसा ही, ये डील नहीं होगा किसी से, समझ में आया ना? एक आदमी ने अपने 2 मकानों में से हर एक को बेचा है इस प्राइस पर। इसका मतलब ये तो हमें क्लियर हो गया कि सेम सेलिंग प्राइस है, दोनों मकानों का जो प्राइस है वो सेम ही है, तो सेम एसपी की तो बात कर रहे हैं। एक को बेचा है इन्होंने 12% के प्रॉफिट पर और दूसरे को बेचा है 12% के लॉस पर, तो बन गया स्पेशल केस। रिजल्ट क्या होगा, बोले सर रिजल्ट हमें पता है 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और बटे 100, 144/100, इतने परसेंट का लॉस आएगा। अब 100 को अगर हटाएंगे तो 1.44% लॉस, तो 1.44% लॉस, ऑप्शन सी करेक्ट लग गया ये क्वेश्चन। क्लियर हुआ? कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये तो था मेरे भाई स्पेशल केस जो कि आपने बड़ी आसानी से डील कर लिया। अब दूसरी चीज क्या आएगी, जनरल केस। जनरल केस में मेरे भाई कुछ भी हो सकता है, वो सारी कंडीशंस अप्लाई करेंगे, बस वहां पर सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होगी, वो रहेगी तुम्हारी ये कि भैया दोनों को सेम प्राइस पर बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस सेम दे दिया जाएगा, दैट्स इट। उसके अलावा कोई भी कंफर्मेशन तुम्हारे पास नहीं हो सकता। हो सकता है दोनों वस्तुओं को वो प्रॉफिट पर बेचे, हो सकता है वो दोनों वस्तुओं को लॉस पर बेचे, हो सकता है वो एक वस्तु को प्रॉफिट पर बेचे, एक वस्तु को लॉस पर बेचे, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई आपके पास स्पेसिफिक डाटा नहीं है। उस केसेस में क्या करना रहेगा, तो उस केसेस में मेरे भाई हमें सिर्फ एक ही जब कंडीशन गिवन है कि प्रभु दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो हम सिर्फ इसी चीज को तो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे सवाल में कोई भी डाटा स्पेसिफिक है, फिक्स है नहीं है, हर एक डाटा चेंज हो सकता है सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लेकिन एक चीज फिक्स रहेगी कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम रहेगा, तो हम इसी चीज को यूज करेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको दूं, मैं आपसे बोलूं कि एक आदमी ने एक वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, सेम एसपी बोल दिया हमने, पहली चीज सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, सबसे पहली कंडीशन। फर्स्ट आर्टिकल को बेचा जा रहा है 20% के प्रॉफिट पर और दूसरे को बेचा जा रहा है 10% के लॉस पर। कोई भी डाटा दे सकता है वो, इसके बाद में इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, फिर वो आपको इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देगा और कुछ इंफॉर्मेशन आपसे निकलवाएगा। अब इन सवालों के लिए क्या किया जाए, तो हमारे पास और कुछ तो नहीं है, हमारे पास मेरे भाई सिर्फ ये है जो हमारा यहां पर सहारा बनेगा।
तो सेलिंग प्राइस निकालना रहेगा। तो भैया एक काम करो, पहले वाले आर्टिकल का अगर मैं कॉस्ट प्राइस ए मान लूं, सपोज दैट अगर मैं कॉस्ट प्राइस ए मान लूं, वहीं पर दूसरे वाले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बी मान लूं, समझना। तो अगर पहले वाले का कॉस्ट प्राइस ए है तो पहला आर्टिकल हमने बेचा कितने में होगा, तो आपको सर एक है तो 120/100 इतने में बेचा होगा। बोलो हाँ या ना। ये क्या है, बोले सर सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आपने बी माना था, तो ये 10% लॉस, मतलब ये क्या है, बोले सर ये है सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। ये सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, ये है सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। और तुम्हें सवाल में बोल रखा है कि इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बराबर है, इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे बराबर, राइट। तो यहां से मेरे भाई अगर मैं ए और बी का रेशियो निकालूंगा तो ए और बी का रेशियो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:। अब आप कुछ भी आर्टिकल यहां से मान सकते हो। आप मान लो कि भैया जो हमारा पहला वाला प्रोडक्ट था वो 300 रुपए का था, हमने 300 में खरीदा था। दूसरा वाला हमने 400 रुपए में खरीदा। 300 वाले पर हमने 20% का प्रॉफिट लिया, 60 रुपए का फायदा लेकर के 360 में बेच दिया। दूसरे वाले पर 10% का घाटा, 40 रुपए का घाटा लेकर के इसे भी 360 में बेच दिया। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। यहीं से फिर वो आपसे डाटा कलेक्ट करवा के आगे का कोई भी सवाल पूछेंगे। वो आपसे बोलेंगे दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल मिलाकर के अगर 200 रुपए का घाटा हो रहा है, दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल मिलाकर अगर 200 रुपए का फायदा हो रहा है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य, सस्ती वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सवाल ऐसे पूछेंगे कि दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल मिलाकर 200 रुपए का फायदा हुआ, तो सस्ती वाली वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए। तो अब तुम बताओ यार, वस्तु कितने की, बोले 300 की, ये 400 की, इसको आपने कितने में बेचा, 360 में, इसको भी कितने में बेचा, 360 में, ये तुमने फाइंड आउट कर लिया। तो बेसिकली तुमने 700 रुपए का सामान खरीदा, 720 रुपए में बेचा, तुम्हारे हिसाब से फायदा कितना हुआ गुरु, 20 रुपए का। सवाल कह रहा है 200 का फायदा हो रहा है, 20 बराबर 200, 1 बराबर 10 के। सस्ती वाली वस्तु कौन सी है इनमें से, ये रही। तो 300 बराबर बोले 3000 रुपए हो जाएगा सस्ती वाली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, 4000 रुपए हो जाएगा महंगी वाली। कोई भी डाटा फिर कैलकुलेट किया जा सकता है अगर हम एक बार ये रेशियो बिल्ड कर लेंगे तो। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो। अगर आपको इस तरीके से कोई सवाल दिया जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ। फिर इस पर अभी थोड़ा सा चर्चा और होना बाकी है। अभी इसको एक बार समझाया, एक बार इसका एग्जाम्पल करा दूं, फिर अभी वापस फिर से आएंगे, इस पर कुछ और बातचीत करेंगे, ठीक है। चलो अब एक काम कर लेते हैं, कुछ सवाल आपको दिखाते हैं। ये तो सवाल आपसे लग जाएंगे, चलिए ये हो जाएगा। ये लीजिए, ये सवाल आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने। अब देखो कैसे करना है। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ को कुल मिलाकर के कितने में खरीदा है, बोले सर 14,250 रुपए में खरीदा। वो कोई भी डाटा दे सकते, कोई फिक्स नहीं है इस सवाल में डाटा। दोनों बकरी और भेड़ कुल मिलाकर 14,250 में खरीदा। आपको बोला है कि भेड़ जो है वो 10% के प्रॉफिट पर और जो बकरी है वो 20% के लॉस पर बेची गई। इसके बाद में जो एक लाइन बोली है वो बड़ी, उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा है। समान मूल्य पर बेचने का मतलब क्या हो गया, ये जस्टिफाई हो गया कि ये सवाल जो है ये सेम सेलिंग प्राइस का है, और ये क्लियरली मेंशन भी होगा कि ये सेम सेलिंग प्राइस का है या नहीं। जैसे इसमें भी देखो क्लियरली लिखा हुआ है ना, बराबर मूल्य पर बेच रहे हैं, तो सेम एसपी हो गया। अब आपको पता है यार ये स्पेशल केस तो है नहीं। सेम एसपी में दो ही चीजें मैंने सिखाई, या तो स्पेशल केस या जनरल केस। तो ये स्पेशल केस तो है नहीं, क्योंकि एक को बेच रहे 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेच रहे 20% के लॉस पर। तो ये जनरल केस बनेगा। तो क्या किया जाए, अब यार यहां पर एक काम कर लेते, भेड़ का जो प्राइस है वो मैंने एस मान लिया, चीप बोलते हैं इंग्लिश में, तो मैंने वहीं से मान लिया। तो ये आपके भेड़ का कॉस्ट प्राइस था, 10% के प्रॉफिट पर बेचना है, तो भेड़ कितने में बिकेगी, बोले सर 110/100। उसी तरीके से मेरे भाई बकरी का प्राइस मैंने मान लिया जी, ये बकरी का कॉस्ट प्राइस है। बकरी को 20% के लॉस पर अगर बेच रहे हैं तो 80% के लॉस पर बेच दिए। ये बकरी का सेलिंग प्राइस है, ये भेड़ का सेलिंग प्राइस, सवाल के अकॉर्डिंग दोनों बराबर है तो बराबर कर दिया। तो बकरी और भेड़ के जो प्राइस है उनका रेशियो अगर मैं यहां से निकालने के लिए आपसे कहूं तो आप रेशियो निकाल लोगे। बोले गुरुदेव इन दोनों का रेशियो जो है, जो इनकी खरीद मूल्य का रेशियो है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 8 और 11 है। तो तुम्हारे हिसाब से भेड़ कितने की, 8 रुपए की, 8 की खरीदी तुमने।
बकरी कितने खरीदी? बोले गुरुदेव 11 रुपए खरीदी। तो प्रभु तुम्हारे हिसाब से टोटल कितने की खरीदारी हुई? 19 रुपए की। तुमने 19 में खरीदा, सवाल कह रहा है तुमने प्रभु खरीदा है 14,250। मैंने कहा रिलेशन निकाल लो, उसके बाद तो डाटा को आप हैंडल कर ही जाओगे। बात समझ में आई ना? तो अब करना क्या रहेगा? बोले सर यहां से अगर हम सॉल्व करें, मेरे हिसाब से दोनों चीजें मैं खरीद रहा हूं 19 रुपए में। ये हमेशा ध्यान रखना, ये रेशियो ऑफ सीपी होगा, है ना, क्योंकि यहां पर जो आपने एस माना है ये सीपी माना है भेड़ का, जी माना है ये बकरी का कॉस्ट प्राइस माना है, तो ये हमेशा मेरे भाई रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस होगा। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें कोई भी। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से दोनों का कॉस्ट प्राइस 19 रुपए है और सवाल के हिसाब से 14,250। कैंसिल हो रहा है क्या? एक बराबर अगर 19 से कैंसिल किया, 7 133, 19 पंचे 95, एक बराबर हो गया 700। अब इन्होंने पूछा है हमें सस्ते वाले जानवर का प्राइस बताओ। अब सस्ता कौन है? भेड़ है प्रभु 8 रुपए की, बकरी है 11 रुपए की, तो वो 8 रुपए वाले के बारे में जानना चाह रहे हैं, भेड़ के बारे में। तो भैया 8 रुपए कितने, 8 बराबर कितने का हो जाएगा? 1560, 6000। यहां से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास डाटा आ जाएगा कि भैया 6000 रुपए की वो भेड़ पड़ी है कहीं पर। ऑप्शन सेकेंड, सॉरी ऑप्शन लास्ट, 6000 रुपए। ये सवाल आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल 2017 के टीयर 2 में, 19 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, टफेस्ट सेट, उसी का सवाल। कहां पर है? बोले सर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे सवाल आए हुए थे, है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे। तो एक काम करो, एक सवाल और लगाओ यार, एक सवाल और देता हूं मैं। ये लीजिए अगला सवाल तुम्हारे पास है, ये सीजीएल प्री 2020 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस बताइए, इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक सवाल लगा लो, फिर उसके बाद और चर्चा करते हैं इस कॉन्सेप्ट। इन्होंने बोला एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं प्रत्येक के लिए 10,591 रुपए में बेची। हर एक वस्तु को 10,591 रुपए में बेचा। जैसे ही हमने ये लाइन पढ़ी, हम ये जस्टिफाई हो गए कि भैया दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, सेम एसपी वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे। अब क्या हुआ, एक वस्तु को बेचा इन्होंने 19% के प्रॉफिट पर, बात को समझना मेरे भाई 11 से, और दूसरी वस्तु को बेचा 11% के लॉस पर। तो ये स्पेशल केस तो है नहीं, ये जनरल केस है। तो आपको पता है, बोले गुरुदेव पहली वस्तु का अगर मैं यहां से सीपी मान लू ए, तो पहली वस्तु 19% के प्रॉफिट पर बेची जा रही है, इसका मतलब 119/100, और वहीं पर दूसरी वस्तु 11% के लॉस पर बेची जा रही है, इसका मतलब दूसरी वस्तु का जो प्राइस है वो 89/100, ये दूसरी वस्तु का प्राइस हो गया। यही तो चीज है नहीं क्या? यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस का, A/B। आप कहते हो बोले सर 0 से 0 खत्म, ये तो यार प्राइम नंबर है, ये कहीं से कटेगा नहीं, तो वो प्राइम नंबर ही दे रखा है तो ये कहीं से कटना नहीं है। तो गुरुदेव ये काम करो, A को हमने 89 ही मान लिया और B को हमने 119, बस यही रेशियो है, यही रेशियो रहना। अब इन्होंने क्या बोला है, उसका कुल प्रॉफिट या लॉस पता लगाओ दशमलव के एक स्थान। अब यहां पर हमें पता है पूरा सवाल किस पर खेल रहा है, रेशियो पर, कि भाई पहली वस्तु हमने 19% के प्रॉफिट पर बेची, दूसरी हमने 11% के लॉस पर बेची, यही सब हुआ, राइट। उसके बाद फिर इन्होंने क्या बोल रखा है, बोले अब हमें बताइए कि कुल प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। क्या हमें कहीं पर भी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत पड़ रही है? तो ये तो मेरे भाई टाइम वेस्ट करने के लिए, ये इस चीज को लेकर के तो तुम जस्टिफाइड हो, है ना, यहां पर तो डाउट किसी को बना नहीं। अब यहां पर हमें प्रॉफिट या लॉस कैसे पता लगेगा, ये पता करना है हमें। तो मेरे भाई देखो, एक चीज जब तुमने खरीदी यहां पर कितने में, 89 रुपए में खरीदी, उसको 19% के प्रॉफिट पर बेचा। कैलकुलेशन करने के अपने अपने तरीके हैं। यहां से अब आगे चलने का हर एक स्टूडेंट का अलग रास्ता रहेगा। एक बच्चा क्या करेगा यहां से, बोले गुरुदेव हम यहां पर आ गए, इसका मतलब जो पहली वस्तु है वो हम मान लेंगे 8900 की है, और दूसरी वस्तु है हमारी 11,900 रुपए की। समझ रहा, पहली वस्तु को मैंने 19% का फायदा लेकर के बेचा है, तो मैं यहां से प्रॉफिट निकाल लूंगा। इसको मैंने 11% के लॉस पर बेचा, यहां से मैं लॉस निकाल लूंगा। ओवरऑल कितना हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाई टोटल सीपी, आंसर पे हम पहुंच। कैलकुलेशन देखो मिलेगी इस सवाल में, ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन ना मिले, कैलकुलेशन जरूर मिलेगी। इसीलिए उन्होंने बोला कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए दशमलव के एक स्थान पर। ठीक है, चलो यहां तक हम पहुंच गए। दूसरा एक बच्चा ये कहेगा, बोले गुरुदेव जब करना ही ये सब है तो क्यों हम ये इतना सब तामझाम फैलाएं, एक काम करो डायरेक्टली इसी का निकालो ना 19%। अगर मैं इसका 19% निकालूं, कितना प्रॉफिट कमाया इस बंदे ने, तो यहां से आएगा 19 निम्मा 171 हासिल 17, 19 अट्ठे 152, 152 और 17 169,
16.1 का प्रॉफिट कमाया, राइट। ये तुम्हारा है प्रॉफिट, मेरे ये प्रॉफिट है। यहां से लॉस कितना कमाया, बोले गुरुदेव 11% का लॉस कमाया, तो ये तो लॉस निकालना पता है, 9 और 1 0, हासिल 1 लग गई, 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा। क्या 1309 आ रहा है, देख लेना जरा, क्या 1309 आ रहा है, बोले हाँ 1309 आ रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, ये लॉस हो रहा है। अब तुम खुद बताओ कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, बोले सर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है लॉस कम हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है लॉस कम हो रहा है। मैंने कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो गया, मतलब ये पूरा सामान मैं यही मान लेता हूं कि पहली वस्तु मैंने 89 में खरीदी, दूसरी वस्तु को मैंने 119 रुपए में खरीदा। पहली वस्तु पर मैंने बेचा जब, तो मुझे 16.91 रुपए का फायदा हो गया, तो दूसरी वस्तु को बेचा तो 13.09 का घाटा हो गया। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपको दिख रहा है 11 में से 9 गया 2 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज आप कैलकुलेट करने वाले हो मेरे भाई, यहां से 11 में से 2 गया 9 आ जाएगा, 9 गया 2 आ जाएगा, 8 में ये 8 ही रहेगा, सब लो 16 में से 3 गया 3, 3.82 अपॉन में टोटल सामान कितने रुपए का था, तो आप कहोगे सर 89 इधर पे 119 इधर पे, 89 इधर पे 119 इधर पे, टोटल अगर करें तो 11 अगर मैं इसको दे भी देता हूं, है ना, तो ये 100 हो जाएगा, और इधर से 11 गया तो 8 बचेगा, ठीक है, 108, तो 208 रुपए, 208 रुपए इंटू 100 कर लीजिए। जैसे इंटू 100 किया, 2 0 से 2 हम लोग गायब, आपके पास आ जाएगा 382/201। जहां तक मुझे दिखाई पड़ रहा है 382/208। यार ये देखो, ये दुगने से तो थोड़ा सा कमी है, ये दुगने से तो थोड़ा सा कमी, जो भी आंसर आएगा वो लेस देन 2 आएगा, यस और नो। 1.5 से तो ज्यादा है, क्योंकि 1.5 गुना होता 312, 1.5 से ज्यादा 2 से कम, 1.5 से ज्यादा 2 से कम, और प्रॉफिट एक ही जगह पर है, ऑप्शन ए करेक्ट लग गया ये सवाल। तो अप्रोक्सीमेशन सवाल वाला भी जानता है, एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चों से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करानी, पागल हो जाएंगे, तो कुछ तो वो आपको हिंट जरूर देगा, बट इस सवाल को करने का तरीका ये था। अब मैंने क्यों आपसे बोला कि इस चीज को समझना, इस पर अभी चर्चा और भी करेंगे। इस सवाल को, इस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के तरीके आपके सामने नए नए लाए जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इसी सवाल को लगाने का एक और तरीका आपके सामने रखता हूं, मैं पुराना वाला एग्जाम्पल ले लूंगा, इस एग्जाम्पल को एक बार और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल हमें पता है सेम एसपी है, इस सवाल को रिवर्स रेशियो से भी सॉल्व करते हैं। रिवर्स रेशियो से कैसे करते हैं समझो, कॉन्सेप्ट नंबर 2। पहली वस्तु को इन्होंने बेचा है, बोले सर 10% के प्रॉफिट पर बेचा, तो भाई बताओ 10% के प्रॉफिट पर कितने में बिकेगा, तो बोले सर पहली वस्तु 100 रुपए, एक साइड पर सीपी रख लीजिए, एक साइड पर एसपी रख लीजिए। पहली वस्तु अगर 100 रुपए में खरीदी तो 10% का प्रॉफिट लेते हुए 110 में बेचते। कुछ महान लोग ये भी करेंगे, मतलब अच्छे बच्चे हैं, वो 10 की चीज को 11 में भी बेचेंगे, बोले ये भी कर सकते हैं, बोलो बिल्कुल कर सकते हैं। फिर क्या रहेगा, बोले बकरी को 20% के लॉस पर बेच रहे हो, इसका मतलब 5 की चीज को कितने में बेचा, 4 में बेचा। अब सवाल ने हमसे बोला है कि दोनों जानवरों के जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो बराबर है, तो बोले इनको बराबर करो, इनको बराबर करो। इनको बराबर करने का तरीका क्या रहेगा, बोले सर इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन्हें बराबर करने का तरीका सिंपल सा इतना है सर, इन्हें बराबर करने का तरीका सिंपल सा इतना है कि इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही हमने ये किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 10 चौको 40 की चीज को हमने 44 में बेचा, और 11 से मल्टीप्लाई किया तो 55 की चीज को हमने 44 में बेचा। हमें पता है ये है हमारे पास सीप की वैल्यू, भेड़ की, और ये है हमारे पास बकरी की वैल्यू। बन गया काम। जैसे ही आप रेशियो को इक्विवेलेंट करते हो, आपको पता है पुराना रेशियो आपका बेकार हो जाता है, इसका कोई काम नहीं रहता है, राइट। तो अब क्या किया जाए, यहां से इन्होंने आगे दे रखे, तो आपसे पूछे सस्ते जानवर का मूल्य बताइए, बोले तुम्हारे हिसाब से टोटल कितने में खरीदा गया, बोले गुरुदेव मेरे हिसाब से 14,250 में खरीदा जा रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से कितने में खरीदा जा रहा है, बोले सर यहां से 95 में खरीद रहे हैं, तो मेरे भाई 95 बराबर अगर 14,250 है, 95 बराबर 14,250 है, तो सस्ता जानवर 40 बराबर उन्होंने जानना चाहे, कैलकुलेट कर जाएंगे, जो भी आंसर आएगा, आंसर 6। तरीका वही रहा, राइट। यहां पर भी हमने क्या किया था, रेशियो ही फाइंड आउट किया था, यहां पर भी हमने रेशियो से ही अप्लाई किया। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट ही आया, बोले गुरुदेव लगाएं कौन सा तरीका, ये और बताओ।
दिमाग में ये डाउट आया, बोले गुरुदेव लगाएं कौन सा वाला तरीका, ये और बता दो, क्योंकि तरीके दोनों ही अपने आप में बेहतर, लेकिन एक सिखाओ जिस पे ज्यादा काम करना है। लेकिन एक चीज समझना, खुद से एक प्रॉमिस करो मेरे सामने, तुम दोनों तरीके सीखोगे, तुम ये भी सीखोगे ये भी सीखोगे, राइट। मैं बता दूंगा ज्यादा प्रैक्टिस किस पे करनी है मेरे भाई, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तुम्हें इस पे, क्योंकि रेशियो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इससे क्या रहेगा, जो आपकी एडिशनल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस अभी बनेंगे आपके, जब आपसे बोला जाएगा बोले पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य से दुगना है, तो तुम रेशियो में बैलेंसिंग कर ले जाओगे, तो तुम्हारा एक नया कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाएगा यहां से। इसलिए तुम प्रैक्टिस, बात समझ में आ गई, क्लियर सभी को। तो जब भी सेम सेलिंग प्राइस वाला सवाल रहेगा, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 ज्यादा इफेक्ट। अब कर जाएंगे। तो अगर मैं अभी तक के अपने पूरे सेशन को समराइज करूं, तो हमने वहां पर कुछ चीजें ये सीखी, जिनमें से सबसे पहली चीज ये थी सेम सीपी सेम एसपी, यहां पर आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं अपने इस सेशन को समराइज करूं तो मेरे पास में 3 चीजें निकल के आई। सबसे पहला पॉइंट निकल के आया कि सेम सीपी क्रय मूल्य बराबर रहेगा, तो हमें क्या करना रहेगा रिजल्ट के लिए, बोले सर रिजल्ट के लिए हम नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम एवरेज निकालेंगे, हम एवरेज निकालेंगे। एक पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद में बात अगर आगे बढ़ाई जाए तो फिर मुद्दा आता है सेम सेलिंग प्राइस का, सेम सेलिंग प्राइस का। यहां पर बनते हैं मेरे भाई 2 कॉन्सेप्ट, 2 केस बनते हैं। उनमें से एक बनता है आपका स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या रहेगा आपको मालूम है, X% का प्रॉफिट और X% का लॉस, राइट। तो इसमें आपका रिजल्ट क्या आएगा, बोले सर यहां से रिजल्ट आएगा x² अपॉन 100% लॉस, ये आपका रिजल्ट। उसके बाद में मेरे भाई आखिरी पॉइंट पे जब हम पहुंचे, तो आखिरी पॉइंट था हमारा जनरल केस, जनरल केस। और इस केस को हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, बोले सर रेशियो कॉन्सेप्ट। किससे सॉल्व करने वाले हैं, रेशियो कॉन्सेप्ट। अब मेरे भाई आप बताओ, अगर कोई भी सवाल इस तरीके से आ जाए आपके सामने, जहां पर सेम सेलिंग प्राइस या सेम कॉस्ट प्राइस पर चर्चा की जाए, इस स्क्रीन की मदद से सारे सवाल लग जाएंगे, किसी भी सवाल में कोई परेशानी समस्या दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आज बहुत करनी है आपको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सवालों की। ये सब आपके सेशंस रहे, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर ही दी जाएगी। चलिए आ जाइए, यहां तक हम लोग कर गए थे। अब ये सवाल लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। मेरे भाई इन्होंने बोला है 2 वस्तुएं खरीदी, 624 रुपए। प्रत्येक वर्ड यूज नहीं किया है तो ईच नहीं लगाना, बोले इन्होंने बोला है दोनों वस्तुओं की जो टोटल प्राइस है वो है 624। आगे बोला एक वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा, दूसरी वस्तु को 14% के प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, ये लाइन पढ़ो, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। इसका मतलब ये सेम सेलिंग प्राइस वाला क्वेश्चन है, रेशियो यूज कर ले जाओगे आप लोग बिना कोई समस्या के। इन्होंने पूछा है उनके क्रय मूल्य का डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए कितना था। तो अब क्या किया जाए, एक साइड पर मेरे भाई सीपी और एक साइड पर एस। पहली वस्तु को 14% के लॉस पर बेचा है, इसका मतलब यह हुआ कि आपने 100 रुपए की चीज को 14% का लॉस लेते हुए 86 में बेचा। या फिर अगर और कट कर लो तो आप ये भी कह सकते हो कि 50 रुपए की चीज को 43 में बेचा, और वहीं पर दूसरी जो है 14% का फायदा ले रहे थे, तो वहां पर 50 रुपए की चीज को 57 रुपए में बेचा। ये दोनों वस्तुओं के बारे में डिटेल आपने दी, लेकिन इन्होंने पूछा दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो अब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए क्या किया जाए, बोले इसको सर 57 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 43 से, तभी तो दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हो जाएंगे। जैसे इसका देखो 43 गुना 57, इसका 57 गुना 43, यही तो रहा।
तो यहां तक आपने चीजें फाइंड आउट कर ली। इसका मतलब आपकी जो ये वाली जो वस्तु है, इसका जो कॉस्ट प्राइस था ये हो जाएगा आपका 50 × 57, और उसी तरीके से इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 50 × 43। अब मेरे भाई तुम्हारे हिसाब से टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा गया, समझना चीजें इसी में छुपी हैं। तुम्हारे हिसाब से टोटल कितने रुपए का सामान खरीदेगा, तुम कहोगे गुरुदेव इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ा 50 कॉमन ले लेना, तो तुम्हारे हिसाब से टोटल सीपी आ जाएगा 50 कॉमन लिया 57 + 43 100 रुपए। मतलब मेरे भाई तुमने जो सामान खरीदा है तुम्हारे हिसाब से वो 5000 रुपए का खरीदा। तुमने कितने का खरीदा? 5000 रुपए का खरीदा। जबकि सवाल कह रहा है कि तुमने ये जो सामान है कितने में खरीदा है? 624 रुपए। तुमने ये सामान कितने में खरीदा है? 624 रुपए, राइट। अच्छा, अब इन्होंने क्या पूछा? उनके क्रय मूल्य का अंतर बताओ। अब मेरे भाई इन दोनों का डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा जो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो तुम फिर से कहोगे बोले गुरुदेव 50 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा हमारा 57 × 43, 57 - 43 मतलब 14 ब्रैकेट में बचेगा। तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगी? आपको सर 624 × 50 × 14 डिवाइडेड बाई 5000। 50 से ये कैंसिल कर दिया, 2 बार गया, मतलब 2 0 बच गई। 14 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 14 चौको 56, हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33, हासिल 3, 14 छंग 84 और 3 27 और 2 अंक बाद दशमलव, तो 87.36 रुपए का डिफरेंस। 87.36 रुपए का डिफरेंस है। ये इस सवाल को बात समझ में आई सभी को? 87.36 रुपए का डिफरेंस हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर। अब एक चीज और समझो यार, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से एक नया खेल और करते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें परसेंटेज में सिखाया था, याद करो, रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट। रिवर्स रेशियो, वहां पर क्या होता था, हम सवाल की पूरी डेफिनेशन के अपोजिट चलते, यही होता था ना। हम पूरे सवाल की जो भी सवाल ने लैंग्वेज बोली हम उसके बिल्कुल अपोजिट चलते थे, फिर बाद में न्यूटन मार देते। यही रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट होता था। उस कॉन्सेप्ट को यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब वो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर क्यों रखा, पहले तो आप ये जस्टिफाई कर पाओगे कौन सा आपके लिए कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये कर लिया। अब जरा एक बात देखो यार, यहां पर मैंने सवाल लगवाया हुआ है आपको, ये वाला आपने रेशियो निकाला था शीप और गोट का 80 और 8 और 11। यहां पर जरा लगाइए जरा रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट इस सवाल में। क्या इस सवाल को हम रिवर्स रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं? बोले सर भेड़ को 10% में बेचा है, मतलब 110 में बेचेंगे। बकरी को 20% लॉस पे बेचा है, 80 में बेचेंगे। भेड़ 110, 80, 8 और 11 आ गया। मतलब सेम एसपी वाले सवालों को आप रिवर्स रेशियो से भी लगा सकते हो, और रिवर्स रेशियो से ही लगाना है आपको, राइट। तो आपको जो सवाल लगाने हैं वो 2 तरीके से यूज करना है। पहला तरीका आपके पास में ये रहेगा मेरे भाई, फर्स्ट वन मेथड ये रहेगा। सेकंड वन मेथड रहेगा आपके पास रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट। कौन सा मेथड हो जाएगा? रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट। यहां पर और नोट कर लेना, रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट। अब रिवर्स रेशियो को कैसे यूज करेंगे जरा देखो, समझो, समझाता हूं आपको, इसी सवाल पे समझिए। ये लो भाई, अरे यार मैंने ये रब क्यों कर दिया, कॉपी करना था। चल अब हटा। रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट क्या है भाई? आपको इन्होंने दे रखा है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? बोले सर एक को 14% के लॉस पर बेच रहे हैं। 14% के लॉस का मतलब हो गया 86 में बेच रहे हैं। दूसरे को बेच रहे हैं हम 14% के प्रॉफिट पर, मतलब 114 में। तो ये हो गया आपके सेलिंग प्राइस का रेशियो, ये हो गया तुम्हारे सेलिंग प्राइस का रेशियो। कुछ कट पिट रहा है? बोले हाँ कट रहा है। यहां से अगर देखा जाए तो आप कहोगे सर यहां से 2 से कैंसिल करेंगे तो 43/53 आ जाए, 57 आ जाए। ये आ गया तुम्हारे पास में सेलिंग प्राइस का रेशियो। अब तुम्हें पता है जैसे उन्होंने बोला है कि ये यार सेम सेलिंग प्राइस है, सेम एसपी वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता है सेम एसपी वाले क्वेश्चन को हम रिवर्स रेशियो से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही हम रेशियो पलटेंगे तो हमारे पास सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? आपको भी सर सीपी का रेशियो आ जाएगा 57/53
43। ये है तुम्हारा सीपी। ये हर एक जगह पर वर्क करेगा, हर एक जगह पर। तो रिवर्स रेशियो से भी हम सॉल्व कर जाएंगे और ये सवाल और आसान हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तुम्हारे हिसाब से तुमने दोनों सामान कितने रुपए में खरीदे, अगर मैं सवाल से पूछूं तो तुम कहोगे सर जी 100 रुपए में खरीदे। सवाल तो कह रहे हैं भैया 624 में खरीदे हैं, सवाल कह रहे हैं 624 में खरीदे। उन्होंने कहा दोनों का डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए दोनों सामान का। तो बोले सर 14 रुपए का अंतर है, तो 14 बराबर पूछा है 624 गुणे 14/100। 624 गुणे 14/100 आंसर आ जाएगा कितना, 8736। यही इस सवाल का उत्तर। गया सवाल, ये भी ऑप्शन। समझ गए? हर तरीके से पूरा एलाबोरेट करके एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया। सवाल एक ही चल रहे, हर तरीके से आप डील कर सकते हो। सारे कॉन्सेप्ट तो मैं पहले से सिखा रखे गए हैं, अप्लाई करना भी सिखा दिया गया है। अब क्या करें, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस, है ना। जितने भी बेहतर बेहतर तरीके हैं सवाल को लगाने के, सारे तुमने सीख लिए। अब शुरू हो जाओ प्रैक्टिस करने पे। पहला सवाल तुम्हारे सामने देखो, इन्होंने बोला है एक व्यक्ति ने दो लेखों को, दो आर्टिकल को, प्रत्येक को 2530 रुपए में बेचा। प्रत्येक को 2530 रुपए में बेच रहे हैं। इसका मतलब सबसे पहला क्लैरिफिकेशन क्या मिला हमें, ये जो सवाल है ये सेम एसपी पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इन्होंने बोला एक को हमने बेचा है 37.5% के प्रॉफिट पर। 37.5% आपको पता है फ्रैक्शन मोड पे कितना होता है, 3/8। 37.5 को आप बोलते हो 3/8, मतलब 8 रुपए की चीज 3 का फायदा लेकर के बेच दी, गुड। लेकिन उन्होंने दूसरे लेख को इस तरीके से बेचा कि कुल मिलाकर ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, इस तरीके से बेचा गया है। तो हमें बताइए दोनों लेखकों की लागत मूल्य के बीच का अंतर क्या है। अब देखो इस सवाल को कैसे किया जाए, रेशियो कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या करना है। बोले गुरुदेव एक साइड पर रखेंगे सीपी, एक साइड पर रखेंगे एसपी। ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। अब सवाल की यही है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो तुम्हारे एसएससी पूछ रहे पिछले 2 साल 3 साल से। इस तरीके के सवाल तुम्हारे एग्जाम में, तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ अभी पिछले 2 साल का, तुम्हें इस तरीके की लैंग्वेज मिलेगी तुम्हें। अब यहां पर फॉर्मूले शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती है, यहां पर चलती है अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज को कितना डीपली समझ पा रहे हो। इन्होंने बोला कि 3/8 के फायदे पर बेचा हमने, मतलब 8 रुपए की कोई चीज थी, कितने में बेच दी, बोले 11 रुपए में बेच दी। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर सवाल ने हमें आगे एक बात बोला है कि दोनों को सेम प्राइस पर बेचा है, सेम एसपी पर बेचा है। तो अगर पहली वाली वस्तु का प्राइस 11 रुपए है सेलिंग प्राइस, तो दूसरे वाले का भी कितना हो जाएगा, बोले 11 रुपए। हो गया क्लियर। इसके बाद का सीन क्या है, बोले इस तरीके से बेचा गया है कि ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए। अच्छा ये कब कंडीशन फुलफिल होगी, मतलब जितने में तुमने पूरा सामान बेचा हो उतने में ही खरीदा हो। तो पूरा बेचा कितने में, 11 और 11 22 रुपए में। इसका मतलब 22 में ही वो खरीदा होना चाहिए, तभी आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब दोनों सामान तुमने 22 रुपए में खरीदने थे, जिसमें से एक सामान तुम 8 रुपए में खरीद लाए हो, तो दूसरा सामान मेरे भाई आप 14 रुपए में खरीद के लाते, बात खत्म। आप देख लो 22 रुपए में खरीदा, 22 रुपए में बेच दिए, दोनों सामान बन गए, काम हो गया कंप्लीट। ये रेशियो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, यही तो सीखा था अभी थोड़ी देर पहले। लग गया सवाल। अब तुम्हें कुछ क्लियर दिख रहा होगा। इन्होंने बोला है दोनों में से प्रत्येक को वो बेच रहा है 2530 में। गुरु तुम्हारे हिसाब से कितने में बेच रहे हैं वो, तुम्हारे हिसाब से वो बेच रहा है 11 में। तो आप बताइए, बोले सर 11 बराबर हो जाएगा 2530 के, 11 बराबर 2530 के। तो एक बराबर, अगर मैं 11 से कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 230 के। इन्होंने पूछा है दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य का डिफरेंस बताइए। इनका डिफरेंस पूछ रहे हैं, मतलब वो 6 बराबर जानना चाह रहे हैं। 23 गुणे 6 138 हो जाता है मेरे भाई, 1380 रुपए का अंतर है। लग गया सवाल। 1380 है कहीं पर, ऑप्शन सी है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, कट रहा है। 1380 रुपए का अंतर, लग गया सवाल। ये है तुम्हारा सेम सेलिंग प्राइस, जो प्रॉफिट एंड लॉस के कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स में से आता है। समझ गए। अब ये कभी भी कोई भी समस्या क्रिएट नहीं करेगा। मैंने एक ही चीज तुम्हें बताई, जो तुम्हारे सामने एक चार्ट मैंने तुम्हारे बना के रखा है, बस इस चार्ट को ध्यान देना। सेम सेलिंग प्राइस सेम कॉस्ट प्राइस इसी में है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। सेम कॉस्ट प्राइस बोल देंगे, आपको पता है एवरेज निकालना रहेगा। यहां पर आर्टिकल्स की पाबंदी नहीं होती कि 2 आर्टिकल खरीद रहे हो या 3 खरीद रहे हो या 4 खरीद रहे हो, राइट। यहां पर ज्यादातर 2 ही पूछते हैं, बट अगर वो 3 भी पूछेगा तो तुम्हें रेशियो कॉन्सेप्ट समझाई दिया, वो कितना भी पूछते रहे तुम कर ले जाओगे, राइट।
यहां पर एक स्पेशल केस बनेगा, उसके लिए तरीका ये हमेशा लगाना क्योंकि ये जल्दी लगेगा, और एक तुम्हारा जनरल केस। जनरल केस के लिए तुम्हें मेथड बता ही दी है, रेशियो कॉन्सेप्ट लगाओ, रिवर्स रेशियो लगाओ, कोई भी अप्लाई करो, हर एक तरीके से आप सवाल के आंसर तक पहुंचोगे और बढ़िया तरीके से पहुंचोगे। अब अगले सवाल को लगाते हैं, चलते हैं प्रैक्टिस पे। ये लीजिए अगला सवाल है आपके सामने, 2 कलाई घड़ियों में से प्रत्येक को 1980 रुपए में बेचा गया, राइट। अब यहां पर इन्होंने एक को बेचा है 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचा है 10% के लॉस पर। रिवर्स रेशियो सॉरी स्पेशल केस बन रहा है, सेलिंग प्राइस सेम है, प्रत्येक को बेच रहे हो आप 1980 रुपए में, तो पहली चीज सेलिंग प्राइस सेम, दूसरा एक को 10% के प्रॉफिट, एक को 10% के लॉस पर। तो इसका मतलब स्पेशल केस बन रहा है। अगर रिजल्ट वो पूछते तो हम सीधा करते, बोले सर x² / 100, दैट मीन्स ये हो जाता 10 का वर्ग 100/100, 1% का लॉस होता, 1% का लॉस होता, काम हमारा बन गया था। लेकिन उन्होंने परसेंटेज में इस बार पूछा नहीं, इस बार उन्होंने पूछा मुद्राओं में, पैसा बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ये पूछा है। तो यार देखो यहां तक जाने के आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं, इतना सीख गए हो कि अब आप कोई भी तरीका लगाओ। यार देखो एक बात, तो अगर 1% के लॉस पर कोई चीज बेच रहे हो, इसका मतलब 100 में खरीदा था, समझना, और 99 में बेचा, यही तो बेचा। तुम्हारे हिसाब से 99 में बेचा, और तुम बेच कितने में रहे हो? बोले यार गुरुदेव ये एक वस्तु का प्राइस, ध्यान देना, और ये दोनों वस्तुओं का रिजल्ट होता है। ये जो 1% लॉस है, ये दोनों वस्तुओं का रिजल्ट है कि 1% का घाटा हुआ। अदरवाइज सिंगल सिंगल तो एक 10 के फायदे पे जा रही है, एक 10 के घाटे पे जा रही है। ये दोनों का रिजल्ट है 1% लॉस। तो दोनों घड़ियां बेची कितने में? बोले सर 1980 की एक है, तो दोनों घड़ियां हो जाएंगी यहां से 3960 में। कितने में हुई? बोले सर हमारे हिसाब से तो 99 में थी, लेकिन सवाल के हिसाब से ये जा रही हैं 3960 में। तो मैंने कहा मेरे भाई एक बराबर हुआ 40 के, और यही तो अपना घाटा था। तो घाटा कितना हो गया? बोले सर 40 रुपए की हानि, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसका मतलब 100 बराबर अगर निकालते तो 4000 रुपए में वो 2 घड़ियां खरीदी गई थी, 4000 रुपए में वो 2 घड़ियां खरीदी गई थी, 3960 में बेच दी गई, 40 रुपए का घाटा हो गया। तरीका नंबर 1। अब तरीका नंबर 2, तुम्हें भी पता है क्या करना है ऐसे सवालों में, लगाओ फिर दूसरा तरीका भी लगाओ। कौन सा लगेगा? बोले सर रेशियो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। रेशियो कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि एक साइड पर सीपी और एक साइड पर एसपी कर लेना, यही हुआ। फिर क्या सीन रहा? बोले सर 10% के फायदे पर बेच रहे हैं, तो 10 रुपए की चीज को मैंने 11 में बेचा, और यहां पर 10 रुपए की चीज को मैंने 9 रुपए में, यही तो रहा। क्रॉस में मल्टीप्लाई अगर कर दिया, तो क्रॉस में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और 99 हो जाएगा, 90 और 99 हो जाएगा, और यहां पर 11 से करेंगे तो 110 और 99 हो। मैंने वहीं पर कर दिया क्योंकि जगह मेरे पास कम थी। ये वाली पहली घड़ी है, ये वाली दूसरी घड़ी है। कर लो, सारा डाटा तो तुम्हारे सामने रखा है। तुम्हारे हिसाब से तुम घड़ी बेच रहे हो 99 में, सवाल बेच रहा है घड़ी 1980 में। तुम्हारे हिसाब से तुम घड़ी बेच रहे हो मेरे भाई 99 में, सवाल बेच रहा है 1980 में, मतलब 1 बराबर 20 के, 1 बराबर 20 के। अब देखो यार, यहां से तुमने घड़ियां खरीदी कितने में? बोले गुरुदेव 200 रुपए में। मैंने कहा दोनों बिकी कितने में? बोले 198 में। घाटा कितने का हो गया? 2 का। तो अगर 1 बराबर 20 है तो 2 का घाटा, 2 बराबर 40 का घाटा लग गया। ऑप्शन 1 करेक्ट है, लग जाएगा। आगे बढ़ो, अगला सवाल लगाओ। 2 खिलौने प्रत्येक को 504 रुपए में। अच्छा अब आप एक चीज और समझो, इसमें हमने ये 1980 यूज क्यों किया? क्योंकि वो रुपए में पूछा। अगर वो परसेंटेज में पूछता तो 1980 की जरूरत ही नहीं थी, आंसर तुम्हारा ये रखा था, 1% का घाटा। बात क्लियर है ना? अब जैसे इस सवाल को देखो, इन्होंने बोला है कि 2 खिलौने प्रत्येक को 504 रुपए में प्रत्येक को बेचा गया, मतलब सेम सेलिंग प्राइस है, ये तो क्लियर हो गया। एक पर 12% का फायदा है, दूसरे पर 4% का घाटा है। दोनों खिलौनों पर बेचने पर हुआ परसेंटेज प्रॉफिट बताइए। तो क्या अब हमें इस 504 की जरूरत है? बोले नहीं सर, पूरा सवाल परसेंटेज पर कैलकुलेट हो रहा हूं, ये टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया, इसको ध्यान में नहीं रखेंगे हम लोग। अब क्या किया जाए? इस सवाल को लगाना कैसे है? बोले सर सॉल्व कर जाते हैं, करते हैं सॉल्व। यहां पर हमें सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ेगी, तो रिवर्स रेशियो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिवर्स रेशियो तो आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस तक लेकर के आएगा, लेकिन यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों लगाने, तो रेशियो कॉन्सेप्ट यूज करो। तो यूज रेशियो कॉन्सेप्ट।
तो रेशियो कॉन्सेप्ट क्या कहता है यहां से, इन्होंने हमसे बोला कि एक खिलौने को, इन्होंने बोला एक खिलौने के 12% के प्रॉफिट पर बेचा गया, एक साइड पर सीपी और एक साइड पर एस। 12% का मतलब हो जाता है मेरे भाई 3/25। बोलो हाँ या ना, 3/25। इसका मतलब 25 रुपए की वस्तु को हमने 28 रुपए में बेचा, 25 रुपए की वस्तु को हमने 28 रुपए में बेचा, और वहीं पर दूसरे को 4% के लॉस पर बेच रहे, 4% 1/25। इसका मतलब 25 रुपए की चीज को 1 रुपए का घाटा लेकर के 24 रुपए में बेचा। यही तो हमारे पास दोनों के प्राइस वगैरह निकल के आ गए, दोनों के कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सब कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद सीन क्या रहने वाला है, यहां पर इन्होंने आपसे बोला हुआ है, इन्होंने हमसे ये कहा हुआ है कि दोनों वस्तुओं को बेचने पर हुआ लाभ। अब दोनों में से प्रत्येक को बेच रहे हो तो सेम सेलिंग प्राइस तो सेम करो प्रभु, उसके बाद तो चर्चा करी जाएगी। तो सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए क्या करें, बोले इसको 6 से गुना कर दो, इसको 7 से गुना कर दो, काम बन जाएगा। 6 से गुना किया, ये कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, ये 175 में खरीदी गई। अब अगर 24 से गुना करेंगे तो 24 सत्ते 168, यहां से भी प्राइस कितना हो जाएगा, बोले सर 168, यहां से भी प्राइस कितना हो जाएगा 168। बन गया तुम्हारा रेशियो, सब तैयार है, पूरी पकी पकाई खीर रखी हुई है, निपटाओ। राइट, इन्होंने क्या बोला, दोनों वस्तुओं को बेचने पर कितने % का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। चलो भैया पहले ये बताओ सीपी कितना हो गया टोटल यहां से, तो आप कहोगे सर 325 रुपए सीपी हुआ, टोटल सीपी 325 रुपए। मैंने कहा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, बोले सर 16 दूनी 32 और 1 33, 336 रुपए सेलिंग प्राइस हुआ। 325 में खरीदा गुरु, 336 में बेचा, कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, बोले सर साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 325 रुपए की परचेज पर इंटू 100 कर लेंगे तो 25 चौको 100, 25 से कैंसिल किया 13 भर जाएगा, ये आ जाएगा 11 चौको 44/13, 44/13। इसका मतलब 13 दिया 39 सही 5/13%, 3 सही 5/13% का प्रॉफिट है कहीं पर, 3 सही 5/13% प्रॉफिट, ऑप्शन ए करेक्ट है। लग गया सवाल, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर कमांड कर लो, पूरा सवाल खत्म। सिर्फ इस चीज पर कमांड कर लोगे तो ये मान के चल लोगे तुम्हारा पूरा सवाल क्लियर। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है तुम्हारे सामने, एक ही कीमत पर दो चीजों को बेचा जाए, मतलब सेम सेलिंग प्राइस है, पहली वस्तु को 37.5% के प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरे को 8.33% के लॉस पर बेचा गया है। कर पाएंगे? फिर से वही रेशियो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। रेशियो कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, बोले सर यहां से अगर मैं एक साइड पर सीपी रख लूं, एक साइड पर एसपी रख लूं, 37.5% हमें यह सिखाता है कि यह है 3/8, मतलब 8 रुपए की चीज को 3 रुपए का फायदा लेकर के बेच देना है, 8 की चीज को 3 का फायदा लेकर के 11 में बेच देना है, यही बात रही। इसके बाद में क्या करना है, बोले सर 8.33, ये कितना हो जाएगा अगर इसे सॉल्व करके 1/12, 1/12 मतलब 8.33, 1/12 का घाटा लेकर के बेच रहे हो, तो 12 रुपए की चीज को आपने 11 में बेच दिया। क्या बात है, ये तो बना बनाया ही मिल गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। इन्होंने बोला दोनों में से प्रत्येक को एक ही कीमत पर बेच रहे हो, और वाकई एक ही कीमत पर आ ही गए हैं, तो इस सवाल में तो कुछ करना नहीं पड़ा। अब आपसे क्या बोला गया है, यदि कुल जो प्रॉफिट है वो है इनका, जो टोटल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये प्रॉफिट इनका निकल के आ रहा है मेरे भाई 8,634 प्रॉफिट निकल रहा है। तुम्हारे हिसाब से प्रॉफिट कितना है, 12 8 20, 11 दूनी 22। मेरे भाई तुम्हारे हिसाब से प्रॉफिट निकल रहा है 2 रुपए का, और सवाल के हिसाब से प्रॉफिट निकल रहा है 8,634 रुपए का। तो इन्होंने आपसे पूछा क्या है कि हमें बताइए उनका विक्रय मूल्य पूछा गया, इनका विक्रय मूल्य पूछा गया। अब देखो विक्रय मूल्य किसका पूछा गया है, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस इंडिविजुअल, एक का पूछा है, एक का, और एक का विक्रय मूल्य है कितना, बोले सर 11 है। तो 11 की वैल्यू वो जानना चाह रहे हैं मेरे भाई, 2 से अगर कैंसिल करोगे 1 बराबर आ जाएगा 4 3 17, और 11 की वैल्यू वो जानना चाह रहे हैं, तो 11 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
43,487 है कहीं पर? 43,487 ऑप्शन सी करेक्ट। लग गया सवाल? ठीक है, बस ये जस्टिफाई कर लेना सबसे पहले कि सवाल है कौन सा, सेम सेलिंग प्राइस है या सेम कॉस्ट प्राइस है। अगला सवाल देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,720 की कीमत पर बेचा गया। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता 8% का फायदा ले रहे, दूसरी पर 10% का घाटा ले रहे। विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? रुपए में पूछा है, रुपए में, परसेंटेज नहीं है। दैट मीन्स यू हैव टू यूज दिस वैल्यू, करना पड़ेगा गुरु, क्योंकि रुपए पूछ रहे हैं तो कोई तो वैल्यू चाहिए ना कंपैरिजन करने के लिए। परसेंटेज पूछे तो काम बन जाता। ये सीजीएल मेंस का सवाल है, 2018 का पूछा। कर पाएंगे? क्या बोला इन्होंने? एक वस्तु को 8% के प्रॉफिट पर, 8% का प्रॉफिट मतलब 2/25। दैट मीन्स एक साइड सीपी एक साइड एसपी। 25 रुपए की चीज को आपने 2 रुपए का फायदा लेकर के 27 में बेच दिया, यही रहा। अच्छा फिर क्या है, दूसरे को 10% का लॉस पे बेच रही है, तो तुम्हें भी पता है 10 रुपए की चीज को 9 रुपए पे बेचोगे। अब सवाल की कंडीशन फुलफिल कर दो। सवाल ने आपसे बोला हुआ कि दोनों को एक ही कीमत पर बेचा जा रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस सेम। और सेलिंग प्राइस सेम कैसे किया जाए? बोले सर 27 और 9 है, इसको अगर 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, और इसको 3 से गुना किया तो ये हो जाएगा 27। काम बन गया, खत्म। अब वो जो मैंने रिलेशन वाले सवाल आपको बताए थे कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, अगर ऐसा कुछ भी रिलेशन दिया जाए तो भी हो जाएगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट तुम बिना सिखाए ही सीख गए, जो सबसे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में पूछ रहा है एसएससी आजकल। आप देखो ना, आजकल एसएससी ये वाले सवाल बहुत पूछता है कि दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का 2 गुना पहली वस्तु के विक्रय मूल्य के 4 गुने के 3 गुने के बराबर, कुछ भी लैंग्वेज दे देंगे, सब लग जाएंगे हर एक तरीके का सवाल। अब करना क्या है यहां पर, समझ जाइए। इन्होंने बोला प्रत्येक को बेच रहे हैं 9,720 में। चलो चर्चा करेंगे, उसे कितने का फायदा या घाटा हो रहा है। पहले तो फायदा और घाटा चेक करो। तो आप कहोगे सर 55 रुपए में खरीदा था, 27 दूनी 54 में बेचा, तो घाटा हो रहा है 1 रुपए का, 1 रुपए का घाटा हो रहा है। अब गुरु कंपेयर कैसे किया जाए? बोले सर इन्होंने बोला है प्रत्येक को बेच रहे हैं 9,720 में, हम बेच रहे 27 में, तो हम 27 बराबर 9,720 कर लेंगे, 9,720 कर लेंगे। कैंसिल कर जाइए 27 से, 27 एकम 27, 27 तिया 87, 81, 3 बार जाएगा 81, 16 बचा, फिर उसके बाद 27 छिक्का 1 बराबर 360, मतलब 360 रुपए का घाटा खाया हमने। है कहीं पर 360 रुपए लॉस? ऑप्शन लग गया। ये सवाल था, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्राई करते हैं एक और। 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य, वाह क्या बात है। 3 वस्तुओं को क्रमशः 18.18 पर हानि पर, 20% प्रॉफिट पर, 14.28 के लाभ पर बेचा गया। तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर। क्या बात है यार। अब तो यार ये सवाल थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक नहीं बन गया? तीनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर है, आपसे बोला कुल मिलाकर 650 का फायदा हुआ, तो वस्तुओं के क्रय मूल्य का टोटल पूछा। क्या किया जाए? यूज रेशियो कॉन्सेप्ट, मास्टर तरीका है ना। तो क्या किया जाए? बोले सर एक साइड पर सीपी और एक साइड पर एसपी, सेलिंग प्राइस। 18 का मतलब होता है मेरे भाई 2/9, सॉरी 2/11, 2/11। 18 का मतलब 2/11, मतलब 11 रुपए की चीज पर 2 रुपए का घाटा खाया है। 11 रुपए की वस्तु पर 2 रुपए का घाटा खाया है, मतलब 9 रुपए में बेच दिया। 20% का लाभ हमें शो करता है कि 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचा। और 14/28 का मतलब 1/7, 1/7 का मतलब 7 रुपए की चीज को 8 रुपए। अब बताइए क्या किया जाए? एक साइड पर सीपी एक साइड पर एसपी है। इन्होंने एक बात बोली, तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। अब इन्हें बराबर करने के लिए क्या करना है? बोले यूज एलसीएम, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, बट अभी तक अपना वर्बली काम चल रहा था, अब लिखना पड़ेगा। अब 9, 6 और 8 एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 ने 72। एलसीएम कितना हो जाएगा? बोले सर 72। यहां से अगर मैं बात करूं, एलसीएम हो गया मेरे भाई 72, मतलब सबको आपको 72 बनाना पड़ेगा, 72 करना पड़ेगा। तो 72 करने के लिए क्या किया जाए? 8 से गुणा करें, 8 ने 72, तो 11 8 88, एक काम बन गया। दूसरा क्या किया? इसे 12 छंग 72, 12 से गुणा किया तो ये 12 पंचे 60 बना देगा। इसे 72 बना के 9 से गुणा किया, 9 8 72,
9,763 हो गया, सबका सीपी और एसपी निकल आया है, काम बन गया अपना। अब क्या करना है, इन्होंने क्या बोला है, कुल मिलाकर के 650 का फायदा कमाया। वो फायदा तो हम देख लेंगे, पहले खरीदा कितने में, ये टोटल कर लेते हैं। 8 और 3 11 की हासिल, एक लग गया यहां से, 6 और 6 12 8 20 और 1 21, 211 रुपए में टोटल सामान खरीदा गया मेरे भाई। और अगर मैं 72 दिया करूं तो यह आ जाएगा 216 रुपए, 216 रुपए में बेचा गया। 211 में खरीदा गया, 216 में बेचा गया। तुम्हारे हिसाब से कितना फायदा तुमने कमा लिया? तुम बोलोगे सर जी 5 रुपए का फायदा कमाया। कितना फायदा कमाया? 5 रुपए का फायदा कमाया तुम्हारे हिसाब से। सवाल कह रहा है टोटल 650 का फायदा हुआ, टोटल 650 का फायदा हुआ, तो एक बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहां से 130 रुपए। अब इन्होंने आपसे पूछा है कि हमें तीनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग बताइए, मतलब वो जानना चाह रहे हैं 211 की वैल्यू। तो 211 बराबर अगर चाहिए आपको तो मल्टीप्लाई कर लेना, 13 एकम 13 हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14 हासिल 1, 13 दूनी 26 और 1 27,430 रुपए। यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन सेकंड करें, 27,400। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो प्रॉफिट एंड लॉस। मैं हमेशा बोलता था ना कि प्रॉफिट लॉस टफ टॉपिक नहीं है, मजेदार टॉपिक, बशर्ते अगर चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके अगर पढ़ोगे तो सब कुछ ऐसा लगा, बोले यार ये तो सब कर सकते हैं, फिर क्यों बच्चों के लिए टफ बनता है? ये बच्चे की प्रॉब्लम है, वो जाने। मुझे ही लगता है अब आप लोगों के लिए कभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर, हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्ट, और ये तुम अच्छे खासे लेवल के सवाल लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई टाइम पास वाले सवाल चल रहे हो, तगड़े वाले सवाल चल रही है। एक सवाल और देखो, एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत, अब बात को समझ लो गहराई से, क्या बोला है, एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी, परचेज कर रहे, प्रत्येक की कीमत 3,050 रुपए थी। इसका मतलब सबसे पहले जो जस्टिफाई करना होता है, बोले सर ये तो सेम सीपी वाला है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम है। तो मैंने कहा फिर क्या करोगे? बोले सर जी नॉर्मली कैलकुलेट करो। क्या करेंगे? नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे। एक वस्तु को 10% के हानि पर बेच रहा है -10, दूसरी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है +20, और वस्तुएं 2 हैं तो डिवाइडेड बाई 2, आंसर हो जाएगा 5% प्रॉफिट। लग गया सवाल? कोई है ऑप्शन? 5% प्रॉफिट, ऑप्शन सी। आसान आसान से, 2 मोटरसाइकिलों की लागत मूल्य समान है, फिर से जस्टिफाई कर लो। क्या दे रखा है इन्होंने? सेम सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस सेम दे रखा है। 2 वस्तुओं का लागत मूल्य समान है, एक को 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, दूसरे को पहले के मुकाबले, समझ लेना, दूसरे को पहले के मुकाबले 4800 रुपए अधिक में बेचा गया। कोई बात नहीं, उसको कुल मिलाकर 20% का लाभ हो रहा है। अब इस चीज को कैसे समझाओगे? कुल मिलाकर अगर 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ पहली वस्तु को बेचा है मेरे भाई 15% के प्रॉफिट पर, दूसरे को भी प्रॉफिट पर ही बेचा गया है अपॉन 2, ये कुल मिलाकर के 20% का प्रॉफिट दे रहा है। तो मेरे भाई x बराबर कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बोले गुरुदेव बिल्कुल कर सकते हैं, x बराबर 25% आ जाएगा। मतलब जो दूसरी वाली वस्तु बेची गई वो 25% के प्रॉफिट पर बेची जा रही है, दूसरी वाली जो वस्तु बेची जा रही है वो 25% के प्रॉफिट पर बेचे, तभी तो पहली को 15 दूसरी को 25, टोटल 40/2, 20% का फायदा हो रहा है। क्लियर है ना? अब सीन ये हुआ यार, दोनों वस्तुओं का सीपी 100 रुपए था, समझिएगा बात को। एक वस्तु को मैंने बेचा 15% का फायदा लेकर के 115 में, और वहीं पर दूसरी वस्तु को 25% का फायदा लेकर के 125 में बेचा। यही तो सीन रहा ना। दोनों वस्तुएं अलग, मैंने एक ही जगह पर 100 लिख दिया क्योंकि दोनों के भी प्राइस सेम है। आप 100 की 115 करो, 100 की 125 करो, तब भी चलेगा। ठीक है, इन्होंने बोला है कि पहली जो दूसरी वस्तु है पहले के मुकाबले 4800 रुपए ज्यादा में बिक रही है। तुम्हारी कितने ज्यादा में बिक रही है? 10 रुपए ज्यादा में। तो आप क्या करने वाले हो? बोले सर यहां से आ जाएगा 10 बराबर 4800 के। हमारा जो 10 एक्स्ट्रा है वो क्वेश्चन के 4800 के बराबर है, 1 बराबर 480 के। सवाल ने पूछा क्या है? प्रत्येक मोटरसाइकिल की लागत मूल्य बताइए। हर एक मोटरसाइकिल 100 रुपए की थी भैया, तो 48,000 की मोटरसाइकिल, ऑप्शन ए, खत्म। सिर्फ जस्टिफाई जरूर करना सबसे पहले कि आखिरकार सवाल है कौन सा कॉन्सेप्ट का, सेम सेलिंग प्राइस है या सेम कॉस्ट प्राइस है। अमित ने 2 कार खरीदी, पहली कार को 10% का लाभ, दूसरी को 25% के लाभ पर बेच दिया। अब दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% ज्यादा। ये सवाल चल रहे तुम्हारे एग्जाम में, मैंने बोला था रिलेशन बिल्डिंग पर क्वेश्चन आएंगे। अब ये सवाल दे रखे हैं उन्हें, लगाओ शॉर्ट ट्रिक, देखते हैं कितने लगाते हैं।
इस पे शॉर्ट ट्रिक किसी की नहीं लगेगी। इस पर क्या काम करेगा? बोले सर कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट चलेगा यहां पर, है ना। तो अब क्या किया जाए, कर पाएंगे? दो कारें खरीदी अपने हिसाब से, सबसे पहले तो बनाते हैं सिंपल। पहली कार 10% का फायदा लेकर के, एक साइड पर सीपी और एक साइड पर एसपी। तो मेरे भाई पहली कार को 10% का फायदा लेकर के बेचा है, तो 10 रुपए की चीज को बेचा 11 में, एक काम हुआ। फिर दूसरी कार क्या लिखा है, दूसरी कार का विक्रय मूल्य, अच्छा कुछ और दे रखा है, दूसरी कार को 25% का फायदा लेकर के बेचा है, मतलब 4 रुपए की चीज को 5 रुपए। ये चीज हो गई, यहां तक हम लोगों ने काम कर लिया अपना, इतना कर लिया। अब इसके बाद में रिलेशन बनाना है हमें यहां पर, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट। अब ये रिलेशन बिल्ड कैसे होगा यार? इन्होंने बोला है कि जो दूसरी कार का विक्रय मूल्य वो पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, मतलब अगर ये 4 है तो ये 5 होना चाहिए, दूसरे वाले का पहले वाले से ज्यादा होना चाहिए। तो इनमें 4 और 5 का रेशो बनाने के लिए पहले इन्हें बराबर तो करेंगे। याद करो हम लोगों ने परसेंटेज में ये सब कुछ कर रखा है। तो इन्हें बराबर करने का पहला तरीका क्या है? बोले सर पहला तरीका तो यह कि इन्हें बराबर करो। बराबर करने के लिए इसको गुना करेंगे 5 से और इसको गुना करेंगे 11 से, तो सर ये भी 55 हो जाएगा और ये भी 55 हो जाएगा। पहला काम कंप्लीट हो गया। मैंने कहा हाँ। बोले सर इसके बाद में इन्होंने बोला पहली कार का विक्रय, दूसरी कार का जो विक्रय मूल्य पहली कार से 25% ज्यादा है, तो अगर पहली वाली कार का विक्रय मूल्य मैं 4 मान लूं, मैं 4 मान लूं, तो दूसरी वाली का विक्रय मूल्य 5 होना चाहिए, तभी ये 25% ज्यादा आएगा। तो इसको अब अगर 4 करना है तो इसको 5 करना पड़ेगा, तो उसका जुगाड़ फिर मेरे पास ये बना। मैंने कहा इसको 4 से गुना कर दो और इसको 5 से गुना कर दो, काम बन गया। अब देख लो जो उन्होंने कंडीशन बोली वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। उन्होंने बोला है जो दूसरी कार का विक्रय मूल्य वो पहली वाली से 25% ज्यादा, क्लियरली ज्यादा है। यही तो रिलेशन है। रिलेशन कैसे बनाया? बोले सर सबसे पहले तो रेशियो में रख लिया जो भी रेशियो था, फिर उसके बाद रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए पहले बराबर तो करना पड़ेगा। अभी तक जो सवाल पूछा जा रहा था वो सिर्फ यहां तक पूछा जा रहा था कि भैया दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, तो हम सिर्फ यहां तक जा रहे थे। अब इस बार उन्होंने एक स्टेप बढ़ा दिया, बोले रेशियो में दे रखा है तो रेशियो में कन्वर्ट कर लिया हमने, जैसे भी कन्वर्ट हो। इसका मतलब क्या? बोले सर 5 को 20 से गुना करना है, 20 से गुना किया, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 200। ये कितना हो जाएगा पूरा? तो सर ये हो जाएगा 220। वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा अगर मैं यहां से गुना करूंगा? कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं, ये अलग है ना। तो अगर 25 गुना 11 किया तो ये हो जाएगा 275, और यहां पर 55 से अगर इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 200। चलो भाई, ये तुम्हारे पास नए रेट निकल के। अगर ज्यादा वहां पे घुचुड़ पुचुड़ हो गया है तो मैं अलग से लिख दे रहा हूं कि जो पहली वस्तु है वो 200 रुपए की खरीदी गई, 220 में बेची गई। आप देख लो साफ साफ 10% का फायदा हो रहा है। दूसरी वस्तु 220 रुपए में खरीदी गई और 275 रुपए में बेची गई, 275 रुपए में बेच दी गई। अब यहां से हमने क्या देखा है कि भैया जो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य वो पहली वाली के विक्रय मूल्य से 25% ज्यादा भी है। आपसे पूछा है तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो अब तो ये कैलकुलेट हो जाएगा ना, कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो पहले बताओ खरीदा कितने में? 420 में खरीदा। बेचा कितने में? तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से मेरे भाई, अगर मैंने इसको, ये 225 नहीं है और ये 220 था, है ना, और ये 275, अभी ठीक है, राइट। चलो, तो मैं कहां पे पहुंचा? बोले अगर मैं इसे टोटल करूंगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 और ये 495 में। मैंने 420 में खरीद के 495 में सामान बेचा, 420 में खरीद के 495 में बेचा। इसका मतलब कितना फायदा कमा लिया? बोले सर प्रॉफिट कमा रहे हैं हम कितना? बोले 75 रुपए का। कितने की परचेज पर? 420 की परचेज पर इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म मेरे भाई। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल किया अगर ऐसे मैंने तो ये जाएगा 25 बार, और 3 से कैंसिल किया तो ये जाएगा 14 बार। तो ये आ जाएगा आपके पास 225/14। डिवाइड करो, 14 एकम 14, 11 बचेगा, 110 हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 12 बचा, 14 अट्ठे 112। 17.8% कुछ आ रहा है प्रॉफिट में, 17.85%। ऑप्शन ए करेक्ट है। लग गया सवाल? एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, मोस्ट इंपोर्टेंट। डबल स्टार मार्क कर लेना सवाल पर। इस सवाल को बहुत बेहतर तरीके से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये, राइट। क्लियर हो गया सभी को?
उम्मीद करते हैं कि यार ये सभी को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। एक सवाल और लगाते हैं आज के सेशन का, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस देंगे जिससे कि तुम अपने मन से इसे लगाओ, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसको फिर से डिस्कशन करते हैं। तो फिर क्या होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम्हारा हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा, फिर कभी इसमें कोई भी समस्या किसी को नहीं आनी है। करेक्ट है ना? अभी सब समझा दिया, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से ओपन कर करके समझा दिया। अब तुम्हें मेरे हिसाब से 15-20 सवाल प्रैक्टिस के लिए दिए जाने चाहिए। तुम वो सारे सवाल लगाओ, डाउट ग्रुप पे डिस्कशन करो, और उसके बाद में अगले सेशन में ये सारे सवाल फिर से मैं खुद डिस्कस करूंगा आपके साथ। बस कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए तैयार तुम। तो एक सवाल और लगाओ, राकेश प्रतिशत लाभ को विक्रय मूल्य पर, अब ये देखो ये इन्होंने फिर से खुरापात कर दिया, और ये सवाल स्टार मार्क कर लो, सवाल की पहली लाइन ही जस्टिफाई कर दे रही कि सवाल खतरनाक है, राइट। तो इन्होंने बोला है राकेश प्रतिशत लाभ को कहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, बोले सर विक्रय मूल्य पे कर रहे हैं, और ये रेशियो कॉन्सेप्ट ही चल रहा है आज तुम्हारा। और फिर आगे क्या लिखा है, और रमेश जो है वो क्रय मूल्य पर कर रहे हैं, एक विक्रय मूल्य पर कर रहा है और एक क्रय मूल्य पर कर रहा है। यदि दोनों के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 150 रुपए, ठीक है, उन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर था, ये लाइन हमारे काम की है, इसको हम यूज करेंगे। उन दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है, ग्रेट। राकेश 25% लाभ कमाता है और रमेश 20% लाभ कमाता है। इन दोनों लाइन से हमें स्टार्टिंग में ही जरूरत पड़ेगी। चलो भाई अब काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। हम एक साइड पर कॉस्ट प्राइस रखेंगे और एक साइड पर सेलिंग प्राइस रखेंगे। इधर पे ये हो जाएंगे राकेश और एक हो गया रमेश। ये दोनों प्राणी बैठ गए। अब क्या सीन हुआ यहां पर, जरा समझना बात को गहराई से। आपको इन्होंने ये बोला कि राकेश जो है वो कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करेगा, राकेश सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करेगा, और ये 25% का फायदा कमा रहा है। अब सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका एसपी 100 रुपए हुआ तब ये 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 25 रुपए का इसने फायदा कमा, राइट। अब कोई चीज 100 रुपए में बेच रहे हो तब इसने 25 रुपए फायदा कमाया, इसका मतलब 75 में खरीद के लाया था। ये होता है जब आप जनरली, मैंने क्या सिखाया हमेशा कि प्रॉफिट हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं, सीपी पर करते हैं। तो जब आप सीपी पर कैलकुलेट करते थे, देखो सीपी पर कैलकुलेट करते थे, लाइक मैं अगर रमेश की बात करूं, रमेश भाई साहब 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप कैसे करते थे कि रमेश सीपी पर कैलकुलेट करना है तो 100 रुपए सीपी है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, बोले 20 रुपए प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब 100 रुपए की चीज पर 20 रुपए का फायदा कमाया, 120 में बेचा। यही करते थे आप, राइट। अब मेरा कहना यह कि इन्होंने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एसपी से, तो अब मैं एसपी मानूंगा यहां पर 100 रुपए, तो ये 25% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 25 रुपए फायदा कमाए। अब 100 रुपए में कोई चीज बेच के 25 रुपए फायदा कमा रहे हो, इसका मतलब वो चीज आपने 75 में खरीदी होगी। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, समझ गए। अब इसी चीज को मैं अगर रेशियो में रिप्रेजेंट करके लिख दूं, नंबर्स छोटे हो जाएंगे मेरे। नंबर्स छोटे होने का मतलब 25% का मतलब होता है मेरे भाई 1/4। कोई चीज जब आपने 4 रुपए में बेची तब 1 रुपए का फायदा कमाया, तो 3 रुपए में खरीदा था। यही तो होता है। इसी तरीके से अगर इनका 20% देखे तो 1/5 का प्रॉफिट ये सीपी पर कर रहे हैं, तो 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए पर फायदा कमाया, 6 रुपए में बेच दिया। ये सबसे नहीं हो रहा है इनका, यही तो सवाल की थीम बनी। अब इन्होंने और कुछ भी बोल रखा है, इन्होंने क्या बोला है, यदि उन दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। अब ये तो तुम्हें पता ही है कि आगे का स्टेप तुम लोग क्या करने वाले हो, यहां पर तो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। दोनों के विक्रय मूल्य अगर बराबर करने, 3 से गुना करो तो 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। यहां पर 2 से गुना करो तो ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। हो गए दोनों के विक्रय मूल्य बराबर, काम कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो उनके विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। अच्छा क्या है, इनके प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 150 रुपए। जब इधर पे 3 से गुना किया तो ये 3 रुपए फायदा कमाएंगे, यहां पर 2 से किया, या फिर खुद देख लो, 9 की चीज 12 में बेची, 3 का फायदा, 10 की चीज 12 में बेची, 2 का फायदा। तो तुम्हारे हिसाब से इनके प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आया, बोले सर मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट 1 रुपए का अंतर दे रहा है। सवाल ने बोला 150 रुपए का अंतर है प्रॉफिट का। प्रॉफिट का डिफरेंस कितने का है, 150 रुपए का अंतर है। 1 बराबर 150 रुपए आपसे पूछा गया, उनके विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य 12 बराबर वो जानना चाह रहा है 15 गुणे 12, 1800 रुपए। मतलब वो कितने रुपए में सामान बेच रहा था, आंसर हो जाएगा 1800 रुपए। और यही सवाल को मतलब पूरा जो भी आज का सेशन रहा वो कहां पर रोटेट कर रहा था, रेशियो कॉन्सेप्ट पर। पूरा रेशियो कॉन्सेप्ट यही है, हमें बस चीजों को
इस तरीके से सवाल की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें चीजों को फॉलो करना है। आप एक चीज समझ पाए आज के पूरे सेशन में, शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है यार इंपॉर्टेंट। अब जो टाइम चल रहा है ना, वो वहां पर टाइम चल रहा है अप्रोचेस का, वहां टाइम चल रहा है कॉन्सेप्ट की कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है। सवाल की लैंग्वेज वो किसी भी तरीके की दे सकते हैं। आज आपने देखा होगा ज्यादातर सवालों की लैंग्वेज चेंज ही थी। आपने एक लैंग्वेज सीखी, पता लगा अगला सवाल अलग लैंग्वेज का है। शॉर्ट ट्रिक तो तब चलती है ना जब आपको एक ही तरीके के 6 सवाल में लगाऊं। पहली पे शॉर्ट ट्रिक मैंने समझाई, दूसरे पे मैंने जादू करके दिखाया, फिर मैंने 2 की प्रैक्टिस कराई आपको, फिर 2 आपने लगाए, आपको लगा वाव। बट अब वो टाइम नहीं है, अब टाइम बदल गया है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप क्रैक कर पाओगे, क्वालिफाई कर पाओगे, नौकरी तभी मिलनी है भाई। तो थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। इस सीट में अभी आपको बहुत से सवाल मिलने वाले हैं। अभी मैं 29 पेज पर हूं और इस सीट में अभी 15 सवाल अभी तुम्हारे होमवर्क के हैं, ठीक है। तो ये 15 सवाल तुम्हें होमवर्क में मिलेंगे। ये सारे के सारे 15 सवाल आप लगाइएगा, और जब भी इनमें से कोई भी अगर सवाल नहीं आ रहा है, आपको पता है आप डाउट ग्रुप पे डिस्कशन कर सकते हो, या फिर अगले सेशन में तो मैं डिस्कस करूंगा ही आके। तो ये सारे के सारे 15 लगवाए जाएंगे आपको, बट उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार आप भी प्रैक्टिस करो, जिससे क्या जितनी भी मैंने आपको चीजें सिखाई हैं, जो भी आपको बातें बताई, वो आपको समझ में आई हैं या नहीं, उनको आप इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। टीचर तो सवाल लगा ही लेगा, मैं तो अगर सवाल आया तो मैं तो डिस्कस कर ही लूंगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना अपने लिए ना। तो इसलिए एक बार इन सभी सवालों को प्रैक्टिस करो, बाकी नेक्स्ट सेशन में इन्हें डिस्कस करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में काफी कुछ अच्छा सीखा होगा। बाकी कल मुलाकात करेंगे, तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।